Hello everyone, welcome to Rishabh IAS Academy and in this series और श्रृंखला ऑफ यूपीएससी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज हमने प्रीवियस सेशन में डिस्कस किया था टेस्ट 1 के बारे में। टेस्ट 1 का पार्ट 1 पार्ट 2 हमने डिस्कस किया था एंड टेस्ट 1 वाज बेस्ड ऑन इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे टेस्ट 2 पार्ट 1, मतलब यहाँ पे हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे 1 to 50 और जो पार्ट 2 है वहाँ पे डिस्कस करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 51 to 100। ओके, तो ये जो टेस्ट है इट इज बेस्ड ऑन मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इसके बारे इस पर बेस्ड टेस्ट था। ओके, और ग्रेजुअली हम हर एक टेस्ट को अपडेट करते रहेंगे, तो काइंडली स्टे ट्यून्ड। तो पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न ये है कि यूएस का फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, इसने रिसेंटली अप्रूव किया है एक मेडिसिन है, इसका नाम है ड्रग है, इसका नाम है लेनाकापावीर, ठीक है, लेनाकापावीर। तो ये एक ड्रग है। ओके, तो ये जो ड्रग है ये किस तरह के पेशेंट को इंजेक्ट किया जाएगा इसके बारे में आपको बताना है, ठीक है, लेनाकापावीर, ठीक है। तो रिसेंटली जो आप जानते हैं कि एचआईवी में क्या होता है कि आपको मल्टीपल टाइम ड्रग लेना पड़ता है, ठीक है, तो इससे थोड़ा निजात मिलेगा, मुक्ति मिलेगा एचआईवी के पेशेंट को, क्योंकि ये जो ड्रग है ये दिया जाएगा अगेंस्ट एचआईवी। ओके, और इसको इंजेक्शन के थ्रू इंजेक्ट किया जाएगा और सिर्फ साल में इसको 2 बार लेने की आवश्यकता है, ठीक है, एचआईवी पेशेंट के लिए। एक बार हम पढ़ लेते हैं इसको क्या दिया हुआ है सोल्यूशन में। तो यूएस का जो एफडीए इसने अप्रूव किया है क्या है, लेनाकापावीर इन दिसंबर 2022। ये एक नोवेल लॉन्ग एक्टिंग कैप्सिड है, ठीक है, जिसको यूज किया जाएगा टू ट्रीट HIV-1 इन्फेक्शन, ठीक है। इसका सिग्निफिकेंस ये है कि इट इज यूज्ड फॉर हेल्दी ट्रीटमेंट, सॉरी हैवली ट्रीटमेंट एक्सपीरियंस्ड एडल्ट विथ मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट HIV। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो मल्टी ड्रग लेना पड़ता है, ठीक है, इसकी आवश्यकता अब नहीं होगी, तो HIV मैनेजमेंट थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाएगा, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। इसका मेजर एडवांसमेंट ये है कि इट इज लॉन्ग एक्टिंग ड्रग दैट इज एडमिनिस्ट्रेड वाया इंजेक्शन जस्ट ट्वाइस अ ईयर, मतलब साल में बस 2 बार इसको लेने की आवश्यकता है, ठीक है। और ये जो ड्रग है दैट इज नॉट फॉर ट्यूबरक्लोसिस, मलेरिया और हेपेटाइटिस सी, इट इज ओनली फॉर HIV। ओके, HIV। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन होगा सी, तो सी इज राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न है ओटावा कन्वेंशन के बारे में। तो ओटावा कन्वेंशन का एम क्या है, ठीक है, व्हाट इज ओटावा कन्वेंशन, पहले इसके बारे में थोड़ा हम पढ़ लेते हैं। तो जो ओटावा कन्वेंशन है इसको हम एंटी पर्सोनल माइन बैन कन्वेंशन भी बोलते हैं, यानी कि जो माइनिंग की प्रक्रिया है, ठीक है, प्रक्रिया है, इसको क्या करता है, इसको ये बैन करता है, प्रोहिबिट करता है। क्लियर है? क्योंकि आप जानते हैं कि जो माइनिंग की प्रक्रिया होती है उसमें क्या होता है, भूस्खलन होता है, लैंडस्लाइड होता है, ठीक है। और हमारे इंडिया के अंदर जो माइनिंग होता है उसमें क्या होता है, उसमें कई बार जो है मतलब कि ह्यूमन डिजास्टर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो क्लियर है? तो ये क्या करता है, एंटी पर्सनल माइन बैन कन्वेंशन भी इसको बोलते हैं, या इसको सिंपली माइन बैन ट्रीटी भी बोलते हैं। माइनिंग आप जानते हैं ना, खनन, ठीक है। तो ये जो ये काफी सिग्निफिकेंट कन्वेंशन है, क्योंकि इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव हो क्या है, दैट इज इंटरनेशनल एफर्ट। इसका पर्पस है एंड करना, खत्म करना सफरिंग एंड कॉजेलिटीज दैट इज कॉज्ड बाय एंटी पर्सनल माइंस। क्लियर है? ठीक है। ये प्रोहिबिट करता है यूज स्टॉक पाइलिंग, मतलब कलेक्ट करना होता है। ओके, प्रोडक्शन और ट्रांसफर ऑफ एंटी पर्सनल माइंस। ये जो कन्वेंशन है इसको अडॉप्ट किया गया था 18 सितंबर 1997 को ओस्लो सिटी के अंदर। ओस्लो कहाँ पे है? नॉर्वे में है। ओके, और अल्टीमेटली ये फोर्स में आया 1999 में। जो स्टेट पार्टी जो इसको कन्वेंशन को साइन करेगा, ठीक है, उसे क्या करना है, विद इन 4 ईयर उसका जो स्टॉक पाइल है माइनिंग का उसे डिस्ट्रॉय करना है। ओके, करेंटली इसके अंदर 165 मेंबर है, बट इंडिया इसका सिग्नेटरी नहीं है। गुड, नाउ रीड द क्वेश्चन। The convention aimed to eliminate anti-personnel land mine by promoting mining clearance, destruction of stockpile and assistance to victim। तो ये राइट है बिल्कुल। तो 1 ऑप्शन क्या है? 1 ऑप्शन राइट है, ठीक है। इंडिया इज सिग्नेटरी टू ओटावा कन्वेंशन एंड हैज रेटिफाइड इट। इंडिया इज नॉट सिग्नेटरी, तो सेकंड ऑप्शन क्या होगा? गलत होगा। दैट्स वाई इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ओनली 1। ओके, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। इंटरनेशनल डे ऑफ योगा के बारे में प्रश्न है, ठीक है। तो प्रश्न क्या है? प्रश्न यह है कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इसने डिक्लेयर किया है जून 21 को इंटरनेशनल डे ऑफ योगा इन 2015, ठीक है, विच ऑल्सो मार्क्ड एज फर्स्ट ग्लोबल सेलिब्रेशन ऑफ द डे। ये गलत है, ग्लोबल सेलिब्रेशन नहीं था। तो देखते हैं क्यों गलत है, ठीक है। तो स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि यूएन जनरल असेंबली डिक्लेयर किया जून 21 को इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, ठीक है, इन दिसंबर 2014, ना कि 15 में, ठीक है। तो डिक्लेयर कब किया? दिसंबर 2014 में। और इट वाज फर्स्ट ग्लोबल सेलिब्रेशन इन 2015।
तो दैट्स वाई ये स्टेटमेंट क्या हुआ, गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है कि यूएनजी ने डिक्लेयर किया जून 21 को इंटरनेशनल डे ऑफ योगा इन 2015, 2014 होगा, तो इन कारणों से ये ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है, गलत हो गया। द डेट जून 21 was chosen for being the longest day of year in the northern hemisphere, symbolizing light and vitality in the Indian tradition, ठीक है, तो ये राइट है। जो जून 21 है उस दिन क्या होता है, दिन लंबा होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर, ठीक है। जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वहां पे क्या होता है, सन कहाँ पे है, उत्तरी गोलार्ध के अंदर सन कहाँ पे रहता है, यहाँ पे रहता है, ठीक है। तो इन कारणों से क्या होता है कि 21 जून और 23 सितंबर, ठीक है, तो 21 जून को दिन सबसे बड़ा होता है कहाँ पर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ओके। इसके अलावा ये सिंबलाइज करता है प्रकाश और वाइटलिटी, जीवंतता, ठीक है, ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, इसको हाईलाइट करता है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है। थीम फॉर 11th इंटरनेशनल डे ऑफ योगा इन 2025, मतलब 2025 जो है, ठीक है, उसमें हम 11वां इंटरनेशनल योगा डे मना रहे हैं। तो इसका थीम क्या है, इसका थीम यहाँ पे दिया हुआ है, योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी, जो एम्फेसाइज करता है, फोकस करता है कनेक्शन बिटवीन इंडिविजुअल वेलबींग, यानी कि क्या इंडिविजुअल का अच्छा होना, ठीक है, एंड कम्युनिटी हेल्थ, और इस कारण से क्या होगा, कम्युनिटी का हेल्थ प्रमोट होगा। यदि इंडिविजुअल हेल्दी रहेगा तो क्या होगा, कम्युनिटी का हेल्थ ऑटोमेटिकली प्रमोट होगा। तो क्या ये स्टेटमेंट है, तो ये गलत स्टेटमेंट है, तो इसका सिर्फ दो ऑप्शन होगा, हम पढ़ लेते हैं क्या क्या इसका आंसर होगा। तो स्टेटमेंट 2 में दिया हुआ है कि जून 21 वाज चोजन, इसको चूज किया गया बिकॉज इट इज समर सॉल्स्टिस, मतलब कि समर सॉल्स्टिस मतलब क्या होता है कि ये लॉन्गेस्ट डे है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर, इस पर्टिकुलर डेट को दिन सबसे लंबा होता है, और ये सिंबलाइज करता है लाइट, एनर्जी एंड वेलनेस इन द इंडियन ट्रेडिशन। जो स्टेटमेंट 3 है, इसका जो थीम है वो क्या है, उसका थीम है योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। तो इन कारणों से ऑप्शन 3 क्या है, गलत है, तो ये ऑप्शन हो गया गलत, 3 हो गया गलत। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा 2 ओनली। गुड। चौथा प्रश्न क्या है देख लेते हैं हम लोग। ये PFRDA ये एक रेगुलेटरी बॉडी है, कैसा बॉडी है, रेगुलेटरी बॉडी है। तो आपके सिलेबस में जीएस पेपर 2 में लिखा हुआ है कि आपको पढ़ना है स्टैट्यूटरी बॉडी के बारे में, रेगुलेटरी बॉडी के बारे में, इनके बारे में आपको स्टडी करना है, ये आपके सिलेबस में मेंशन है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट दिया हुआ है PFRDA के बारे में। PFRDA का फुल फॉर्म होता है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है। अच्छा, रेगुलेटरी अथॉरिटी क्या होता है, क्या करता है, ये रेगुलेट करता है किसी सब्जेक्ट मैटर को। फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है, ये क्या करता है, ये मेडिकल एजुकेशन को रेगुलेट करता है। हमारे यहाँ बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, ये क्या करता है, ये पर्सन ऑफ जुडिशियल जो होते हैं उसके बिहेवियर को रेगुलेट करता है, उसके कंडक्ट को रेगुलेट करता है। अरे समझ में, ऐसे हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ है ट्राई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, क्लियर है, क्या करता है ये, टेलीकम्युनिकेशन प्राइस, टेलीकम्युनिकेशन सर्विस, इसको ये रेगुलेट करता है, ठीक है। तो ऐसे हमारे जो बॉडी है PFRDA, मतलब कि पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये क्या करता है, तो ये पेंशन संबंधी जो चीजें होती है उसको ये रेगुलेट करता है। क्लियर है, अब पढ़िए क्या है। तो इट इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी। स्टैट्यूटरी का मतलब क्या होता है, वैधानिक। वैधानिक का मतलब क्या होता है कि इस बॉडी को एस्टेब्लिश किया गया है अंडर सर्टेन एक्ट, ठीक है, एक्ट मतलब कानून, ठीक है। तो जब किसी बॉडी को किसी कानून के तहत एस्टेब्लिश किया जाता है उसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी, क्योंकि स्टैट्यूट का मतलब क्या होता है, वैधान, वैधान या कानून, ठीक है। वैधान या कानून। फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ RBI एक्ट है, क्या है, RBI एक्ट है। तो RBI एक्ट 1934 के तहत RBI को एस्टेब्लिश किया गया। तो RBI कैसी बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, बिकॉज इट इज एस्टेब्लिश्ड अंडर RBI एक्ट 1934, दैट इज स्टैट्यूट फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ RBI। क्लियर है। तो कह रहा है कि ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो रिस्पॉन्सिबल है ओवरसीइंग, प्रमोटिंग, डेवलपिंग द पेंशन सेक्टर इन इंडिया, ये बिल्कुल राइट है। इट रेगुलेट बोथ द नेशनल पेंशन स्कीम एंड अटल पेंशन योजना, दोनों को रेगुलेट करता है। तो इसका जो आंसर है वो होगा सी नंबर, तो सी इज राइट आंसर। एक बार हम पढ़ लेते हैं सॉल्यूशन क्या है इसका। तो जो पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको इस एक्ट के तहत एस्टेब्लिश किया गया। एक्ट का नाम क्या है, PFRDA एक्ट 2013, ठीक है। इस एक्ट का मेन पर्पस क्या है, तो इस बॉडी का मेन पर्पस यह है कि ये प्रमोट करता है, डेवलप करता है और रेगुलेट करता है पेंशन सेक्टर इन इंडिया। PFRDA रेगुलेटर है नेशनल पेंशन स्कीम का, इसके साथ साथ अटल पेंशन स्कीम योजना, इसका भी ये रेगुलेटर। तो दोनों ऑप्शन क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा। ओके।
अगला प्रश्न क्या है, ये मैप आपको थोड़ा क्लियरली दिख नहीं रहा होगा। ओके, तो कह रहा है कि फोर्डो न्यूक्लियर फैसिलिटी, ये अभी रिसेंटली न्यूज में है ये, ठीक है, फोर्डो न्यूक्लियर फैसिलिटी ये न्यूज में है, इसका लोकेशन कहाँ पे ये आपको बताना है, ठीक है। तो मैप थोड़ा विजुअलाइज प्रॉपर्ली नहीं हो रहा है, तो ये इसका लोकेशन जो है फोर्डो का कहाँ पे है, इसका लोकेशन देखिए, यही है फोर्डो न्यूक्लियर फैसिलिटी। आई एम यूजिंग द कलर ऑफ पेन सो दैट इट बिकेम लिटिल बिट विजुअल। तो यही है फोर्डो न्यूक्लियर फैसिलिटी। ओके, ये बराबर ईरान न्यूज में रहता है, ठीक है। तो कहाँ पर है ये, ईरान में है। कहाँ पर है ये, ईरान देश के अंदर है, ठीक है। इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका ऑप्शन होगा 5 का ऑप्शन होगा ए। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2025 इसको रिलीज किया गया किसके द्वारा, ठीक है। इसके रिपोर्ट का थोड़ा हम पढ़ लेते हैं, ये रिपोर्ट है क्या। ओके, तो जो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट है ये एनालाइज करता है ग्लोबल एफडीआई ट्रेंड, मतलब कि ग्लोबल लेवल पे जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का ट्रेंड किस तरह का है, ठीक है। एफडीआई क्या होता है, जो पैसा हमारे कंट्री के अंदर बाहर से आता है उसको बोलते हैं एफडीआई, ठीक है, क्लियर है। इसके अलावा रीजनल फ्लोज, मतलब कि जैसे कि G20 हो गया आपका, ठीक है, सैफ्टा हो गया, इसके अलावा आपका सार्क हो गया, तो ये आपका हो गया रीजनल फ्लो। एंड पॉलिसी टू इनहेंस इन्वेस्टमेंट्स रोल इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब कि इन्वेस्टमेंट जो आ रहा है, ठीक है, उसका कितना रोल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, मतलब किस तरह का इन्वेस्टमेंट आ रहा है। इन्वेस्टमेंट जो है वो ग्रीन इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, अदरवाइज ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो क्लाइमेट फ्रेंडली नहीं है। तो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट ये एनालाइज करता है ग्लोबल एफडीआई ट्रेंड, रीजनल फ्लो, पॉलिसी टू इनहेंस इन्वेस्टमेंट्स रोल इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्लियर है। इसको पब्लिश किया जाता है UNCTAD के द्वारा, इसका सोर्स है पब्लिश्ड बाय UNCTAD। ओके, तो ग्लोबल ट्रेंड, तो ग्लोबल एफडीआई, इसमें इस रिपोर्ट में क्या क्या पाया गया है, तो इस रिपोर्ट में ये पाया गया है, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट के अंदर 2025 का जो रिलीज हुआ है, इसमें पाया गया है कि जो ग्लोबल ट्रेंड के अंदर क्या हुआ है, तो जो ग्लोबल एफडीआई है वो 11% डिक्रीज हो गया, ठीक है। तो अच्छी बात नहीं है वर्ल्ड के लिए, यदि मान लीजिए एफडीआई कम हो रहा है, ठीक है, तो ग्लोबल इकोनॉमी के लिए कहीं ना कहीं ये बैड ट्रेंड है, क्लियर है। तो ग्लोबल एफडीआई कितना फॉल कर गया है, बाई 11% इन 2024, मार्किंग है कंटिन्यूअस, और ये लगातार क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है, ठीक है। कंसर्न क्या है, कंसर्न ये है कि मेजर डिक्लाइन इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रिलेटेड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। हमारे यहाँ क्या होता है, एक बॉडी होती है, उस बॉडी का नाम है यूनाइटेड नेशन। तो यूनाइटेड नेशन क्या करता है कि अपने मेंबर कंट्रीज के लिए 15 ईयर के लिए गोल डिसाइड करके देता है, ठीक है। इस गोल की शुरुआत हुई थी 2000 ईस्वी में, ठीक है। तो इससे पहले जो गोल था 2000 से 2015 तक का जो गोल था उसको हम बोलते थे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। ये काफी इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इससे क्वेश्चन डायरेक्टली आते हैं। और 2015 से 2030 तक जिस गोल को फुल करना है उसको बोलते हैं SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। इसमें 7 गोल थे, इसमें 17 गोल है, क्लियर है। तो 17 गोल को क्या करना है, फुलफिल करना है। अब ये जो 17 गोल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ये कैसे गोल है, ये ग्रीन गोल है। ग्रीन गोल का मतलब क्या हुआ कि ऐसे गोल हैं, ठीक है, यानी कि ये ऐसे इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने की बात करते हैं, ठीक है, जिससे क्लाइमेट हमारा क्या होगा, सेफ होगा, और जो इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट है वो भी पॉजिटिव रहेगा, दोनों इसका पर्पस होता है। ओके, तो कंसर्न क्या है, कंसर्न ये है कि जो SDG रिलेटेड इन्वेस्टमेंट है, यानी कि इन्वेस्टमेंट इन रिन्यूएबल एनर्जी, जैसे कि सोलर एनर्जी हो गया, ठीक है, वो डिक्लाइन हो रहा है, ठीक है। और कहाँ पे, खासतौर पे डेवलपिंग कंट्री के अंदर, तो ये कहीं ना कहीं कंसर्न है। इसके अलावा इंडिया का जो परफॉर्मेंस है कहाँ पे बढ़िया है, तो इंडिया ने परफॉर्म काफ़ी अच्छा किया है इन टर्म्स ऑफ टोटल FDI रिसिपिएंट इन साउथ एशिया, मतलब साउथ एशियन नेशन के अंदर, कंट्रीज के अंदर इंडिया FDI के मामले में गुड डेस्टिनेशन बनते जा रहा है। इंडिया रैंक 4th ग्लोबली इन ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट। ग्रीनफील्ड का मतलब होता है SDG कंप्लायंट। ओके, इसके अलावा शिफ्ट, तो USA टॉप डेस्टिनेशन पे आ गया है, चाइना का रैंक 4 हो गया है, और अफ्रीका और साउथ ईस्ट एशिया में स्ट्रॉन्ग ग्रोथ रिकॉर्ड किया जा रहा है, ठीक है। समझ में आपको आ गया होगा, समझ, ये क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, ये मैप भी थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा है आपको ये मैप। ओके, तो देखिए यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ मेंबर ऑफ संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, SCO का मेंबर कौन नहीं है। अब मैप को मत देखिए, ठीक है, अब डायरेक्टली सीधे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन को देखें आप कृपया, जस्ट वेट फॉर अ मिनट। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO, इसको फाउंड किया गया था 2001 में, ठीक है, 2001 में ये फाउंड हुआ था। इट इज ए मेजर यूरो एशियन, ठीक है, मतलब यूरोप प्लस एशियन पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी ब्लॉक है ये, ठीक है। कैसा ब्लॉक है, पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिक्योरिटी ब्लॉक है। इसको एस्टैब्लिश किया गया था 2001 में। इसके फाउंडिंग मेंबर 6 हैं। कौन कौन से मेंबर है इसको याद करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, ठीक है।
इसके फाउंडिंग मेंबर है चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। ये 6 क्या फाउंडिंग मेंबर है। फिर अल्टीमेटली क्या हुआ, जो एक्सपेंडेड मेंबरशिप है, ये पूछता है कि रिसेंटली कौन सा मेंबर इसको ज्वाइन किया है, ठीक है। तो अभी इसके अंदर टोटल जो मेंबर है वो 10 है, जिसमें कि इंडिया और पाकिस्तान ज्वाइन किया 2017 में, ईरान ज्वाइन किया 2023 में और बेलारूस ज्वाइन किया 2024 में, ठीक है। तो इंडिया और पाकिस्तान कब ज्वाइन किया, 2017 में ज्वाइन किया, ठीक है, क्लियर है। ईरान ने कब ज्वाइन किया, 2023 में ज्वाइन किया, और जो बेलारूस है उसने ज्वाइन किया 2024 में, ठीक है। दो हजार चौबीस में, ओके। एससीओ पार्टनर, इसमें 17 एससीओ पार्टनर्स हैं, ठीक है। ये एक मर्ज कैटेगरी है फॉर ऑफ फॉर्मर ऑब्जर्वर एंड डायलॉग पार्टनर। इसमें कौन कौन सा कंट्री है, मंगोलिया है, अर्मेनिया है, नेपाल है। इसका स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस क्या है एससीओ का, ठीक है। तो ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, ये कवर करता है सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन एंड लैंड मास। इंडिया का क्या रोल है, तो इंडिया चूंकि इसका फुल मेंबर है, तो इंडिया को इससे फायदा ये होगा कि ये इंडिया को प्रोवाइड करता है क्रूशल प्लेटफॉर्म फॉर एंगेजमेंट विद सेंट्रल एशिया, यानी कि इंडिया इस फोरम के थ्रू सेंट्रल एशिया से बेटर कनेक्ट हो पाएगा, ठीक है। एंड स्ट्रेटेजिक काउंटर बैलेंस इन द रीजन, ये आप समझने की आवश्यकता आपको है नहीं। इंडिया पाकिस्तान में क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट होते रहता है, ठीक है। तो ऐसे एक प्लेटफॉर्म के तौर पे यूज किया जाएगा ताकि दोनों कंट्री के बीच जो है एक बैलेंस ऑफ पावर बना रहे, ठीक है। नाउ कम टू द पॉइंट, सोल्यूशन क्या है, पढ़िए। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट अ मेंबर ऑफ एससीओ, इसमें से कौन सा मेंबर एससीओ का नहीं है, ठीक है, कौन सा नहीं है। तो आपने क्या देखा था, ईरान मेंबर है, बेलारूस जो है 2024 में ज्वाइन किया है, ठीक है। उज्बेकिस्तान इसका फाउंडिंग मेंबर है, तुर्कमेनिस्तान इसका मेंबर नहीं है, ठीक है। क्योंकि 2017 में कौन कौन मेंबर बना है, इंडिया और पाकिस्तान। 2023 में कौन ज्वाइन किया है, तो 2023 में ज्वाइन किया है, कौन ज्वाइन किया, ईरान। और 2024 में कौन ज्वाइन किया है, तो बेलारूस, ठीक है, बेलारूस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा तुर्कमेनिस्तान। और उज्बेकिस्तान कौन है, इसका फाउंडिंग मेंबर है, ठीक है। इसमें सिक्स फाउंडिंग मेंबर है, इसमें से एक उज्बेकिस्तान भी है, ओके। विथ रेफरेंस टू क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसको हम पहले सॉल्यूशन पढ़ते हैं, ठीक है, फिर हम ऑप्शन पढ़ेंगे। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 जो है, ठीक है, ये क्या कहता है, ठीक है। ये कहता है कि रैंकिंग हाईलाइटेड क्लियर ईस्टवर्ड कंसंट्रेशन ऑफ टॉप परफॉर्मेंस विथ यूनिवर्सिटी फ्रॉम चाइना, हांगकांग, सिंगापुर, साउथ कोरिया, शोइंग ए स्ट्रॉन्ग अपवर्ड मोबिलिटी। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि ये सब देश काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। कौन कौन से देश काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, चाइना, हांगकांग, सिंगापुर और साउथ कोरिया। इंडिया का क्या पोजीशन है, तो इंडिया इज 4th मोस्ट रिप्रेजेंटेड कंट्री ग्लोबली, इसमें कि 54 यूनिवर्सिटी इंडिया का फीचर हुआ है यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 के अंदर, ठीक है। तो इंडिया के 54 यूनिवर्सिटी जो है वो लिस्टेड हुए हैं, ठीक है, कहाँ पे, यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंक 2026 के अंदर। इंडिया का टॉप इंस्टीट्यूट कौन है, तो आईआईटी दिल्ली है, जिसका रैंक 59 है, फॉलोड बाय आईआईटी बॉम्बे, जिसका रैंक फॉल हो गया है, 71st रैंक है, ठीक है, क्लियर है। डिक्लाइन का रीजन क्या है, तो डिक्लाइन का मेन रीजन ये है कि इंडिया के अंदर जो मेन वीकनेस है वो ये है कि इंडिया में रिसर्च इम्पैक्ट काफ़ी कम है, ठीक है। रिसर्च इम्पैक्ट क्या होता है, तो इंडिया आर&डी में काफ़ी कम खर्च कर रहा है, या इंडिया रिसर्च यदि कर रहा है, ठीक है, तो वो जो रिसर्च है वो सिग्निफिकेंट रिसर्च नहीं है। क्योंकि जब रिसर्च सिग्निफिकेंट होता है तो क्या होता है, उसको इंटरनेशनल पेपर में साइट किया जाता है, तो साइटेशन लो है काफ़ी ज़्यादा, तो लो रिसर्च इम्पैक्ट मतलब कि साइटेशन पर पेपर जो है वो लो है। इसके अलावा जो स्टूडेंट फैकल्टी रेशियो है, ठीक है, फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो है वो कम है, और इंटरनेशनल स्टूडेंट कम आ रहे हैं, ठीक है, मतलब कि लो इंटरनेशनलाइजेशन। ये 3 रीजन है। तो पहला रीजन क्या है, पहला रीजन है लो रिसर्च इम्पैक्ट, मतलब रिसर्च तो हो रहा है लेकिन रिसर्च इम्पैक्टफुल नहीं है, ठीक है। सेकेंड रीजन क्या है, सेकेंड रीजन ये है कि फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो पुअर है, पुअर मतलब कम है, यानी कि ज़्यादा कम फैकल्टी को ज़्यादा बच्चों को मैनेज करना पड़ता है, ओके। और थर्ड क्या प्रॉब्लम है, थर्ड प्रॉब्लम ये है कि इंटरनेशनलाइजेशन नहीं हो रहा है, ओके। इंडिया के लिए पॉजिटिव बात क्या है, पॉजिटिव बात यह है कि डिस्पाइट द रैंक ड्रॉप्स इंडिया हैज लार्ज एंड ग्रोइंग फुटप्रिंट इन ग्लोबल हायर एजुकेशन, ठीक है। तो इंडिया बीइंग 4th मोस्ट रिप्रेजेंटेटेड नेशन एंड हैविंग द सेकंड मोस्ट एंट्री इन द एशिया पैसिफिक रैंकिंग, ठीक है, तो ये इंडिया के लिए अच्छी बात है। अब पढ़िए ऑप्शन क्या है। तो विथ रेफरेंस टू क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंक 2026 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट,
इंडिया इज फोर्थ मोस्ट रिप्रेजेंटेड कंट्री इन द रैंकिंग विद 54 यूनिवर्सिटी फीचर्ड। बिल्कुल राइट है, आपने पढ़ा अभी। आईआईटी बॉम्बे इज इंडियाज टॉप रैंक्ड, गलत है, ठीक है, प्लेस्ड ग्लोबली एट इतना, ठीक है। आईआईटी बॉम्बे का 71st पोजीशन है। आईआईटी दिल्ली टॉप पे है, तो पोजीशन कितना, 54 पोजीशन था ना शायद। आईआईटी दिल्ली 59, आई एम सॉरी 59। आईआईटी दिल्ली टॉप मोस्ट रैंक पे है, ठीक है, टॉप मोस्ट पोजीशन पे है, तो इसका मतलब सेकंड स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो ओनली वन ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, ओके। विथ रेफरेंस टू जेंडर बजटिंग नॉलेज हब पोर्टल, ठीक है। पहले जेंडर बजटिंग क्या होता है बताइए जरा। जेंडर बजटिंग का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि आप क्या करते हो कि स्पेसिफिक जेंडर जो बैकवर्ड है, फॉर एग्जांपल फीमेल, ठीक है, तो फीमेल का जो पार्टिसिपेशन है काफ़ी कम है, या फीमेल का जो है क्या कहते हैं मेन स्ट्रीम में जो जुड़ी है फीमेल काफ़ी कम जुड़ी है, ठीक है। तो फीमेल को कैसे सोसाइटी के मेन स्ट्रीम से जोड़ा जाए, इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, अनवरत प्रयास करती रहती है, ठीक है। तो सिर्फ प्रयास करने से तो होगा नहीं, क्या करना पड़ेगा, फंड को एलोकेट करना पड़ेगा। दैट्स वाई द कॉन्सेप्ट ऑफ जेंडर बजटिंग इवॉल्व्ड। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि विथ रेफरेंस टू जेंडर बजटिंग नॉलेज हब पोर्टल, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है, ठीक है। इट इज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। पहले हम पढ़ लेते इसका सॉल्यूशन क्या है। तो जेंडर बजटिंग नॉलेज हब पोर्टल इसको लॉन्च किया गया है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा, ओके। ये रिसोर्स प्लेटफॉर्म है जो इनेबल करता है स्टेक होल्डर को। स्टेक होल्डर का मतलब क्या होता है, जो पार्टिसिपेंट होगा, ठीक है, जो स्टेक होल्डर होगा उसको बोलते हैं, जो इंटरेस्ट ग्रुप उसको स्टेक होल्डर बोलते हैं। तो इट इज रिसोर्स प्लेटफॉर्म दैट इनेबल स्टेक होल्डर टू सबमिट प्रपोजल फॉर जेंडर बजटिंग ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम। इस दोनों के बारे में, ठीक है, जो स्टेक होल्डर होंगे इन्वॉल्व होंगे इन दोनों एस्पेक्ट से। तो पहला एस्पेक्ट क्या है, पहला एस्पेक्ट है जेंडर बजटिंग ट्रेनिंग, ठीक है, और सेकंड क्या है, सेकंड है कैपेसिटी बिल्डिंग कैसे किया जाएगा। तो इंडिया का पहला जो जेंडर बजट है वो अडॉप्ट किया गया था 2005-6 में, ठीक है, एंड इट वाज इंट्रोड्यूस्ड एज अ पार्ट ऑफ यूनियन बजट। अब हम पढ़ लेते हैं ऑप्शन क्या क्या है। इट वाज लॉन्च्ड बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ये बिल्कुल राइट है। द पोर्टल इनेबल स्टेक होल्डर टू सबमिट प्रपोजल फॉर जेंडर बजटिंग ट्रेनिंग। इसका दो एस्पेक्ट है, पहला एस्पेक्ट क्या है, जेंडर बजटिंग ट्रेनिंग, और सेकंड एस्पेक्ट है कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम, तो ये बिल्कुल राइट ऑप्शन है। थर्ड है इंडिया एडॉप्टेड फर्स्ट जेंडर बजट इन 2010-11, ये बिल्कुल गलत है। कब लाया था पहली बार, 2005-2006, ठीक है। तो यानी इसका 3 ऑप्शन गलत हो गया, तो इसका मतलब ऑप्शन ए क्या होगा, राइट होगा। तो ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न क्या है, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स ईटीआई 2025, इसको रिसेंटली रिलीज किया गया है, कौन सी एजेंसी के द्वारा, इसका हम पहले सॉल्यूशन देख लेते हैं क्या है। तो जो एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स है ये एनुअल रिपोर्ट है, इसको रिलीज किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, ठीक है। तो ये क्या है, ये एनुअल रिपोर्ट है, इसको रिलीज करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसका मेन पर्पस क्या है, तो ये इवेलुएट करता है परफॉर्मेंस ऑफ कंट्रीज ऑन देयर एबिलिटी टू डिलीवर सिक्योर सस्टेनेबल एफोर्डेबल एंड इंक्लूसिव एनर्जी सिस्टम, ठीक है। तो किस तरह का एनर्जी डिलीवर करना है, सिक्योर, सिक्योर सस्टेनेबल, ठीक है, एफोर्डेबल मतलब ज़्यादा कॉस्टली नहीं होना चाहिए, और इंक्लूसिव मतलब कि सभी को इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस होना चाहिए, एंड ट्रैक देयर प्रोग्रेस टुवर्ड्स क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन। ग्रेजुअली क्या करना है, ग्रेजुअली हमें क्या कहते हैं ट्रांजिट करना है टुवर्ड्स सस्टेनेबल सोर्स ऑफ एनर्जी, क्लीन एनर्जी, फॉर एग्जांपल सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, ठीक है, दीज आर सोर्सेज ऑफ क्लीन एनर्जी। पढ़िए क्या है ऑप्शन। यहाँ सिंपली ये है कि एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स जो है इसको रिसेंटली रिलीज किया गया है कौन सी एजेंसी के द्वारा, तो ये तो WEF हो गया, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। यहाँ पे कुछ देश का नाम दिया हुआ है, ठीक है, और आपको बताना है कि इसमें से अर्मानिया जो है, अर्मानिया वो किन किन कंट्री के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। तो एक बार हम अर्मानिया के पहले मैप को देख लेते हैं। तो ये अर्मानिया का मैप है, ठीक है। तो अर्मेनिया जो है, अर्मेनिया ये शेयर करता है बॉर्डर किनके साथ, जॉर्जिया के साथ, टर्की के साथ, अर्मेनिया है ना, अर्मेनिया, इसके बाद ईरान के साथ, बट इराक के साथ शेयर नहीं करता है, ठीक है, इराक के साथ शेयर नहीं करता है। अजेरबैजान इसके साथ शेयर करता है, यहाँ पर बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है, बॉर्डर शेयर करता है। देख लेते क्या क्या है, तो क्या क्या है, जॉर्जिया, टर्की, ईरान और अजरबैजान।
तो जॉर्जिया, टर्की, ईरान और अजरबैजान, यानी इराक और रसिया के साथ बॉर्डर शेयर ये नहीं करता है, ये दोनों गलत है, ठीक है। तो ओनली 4 इज राइट, इसका बी क्या होगा, बी इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पर एक पेयर दिया हुआ है, ठीक है, ओके, और आपको बताना है कि कौन सा पेयर कितने पेयर जो है वो करेक्टली मैच है, ठीक है। तो पहला है चराई देव मैदान, पहला क्या है, चराई देव मैदम, सेकंड है पट्टादकल और थर्ड है धौलावीरा, ठीक है। इसमें से कौन कौन सा पेयर करेक्टली मैच, जहाँ तक मुझे याद है धौलावीरा जो है हरप्पन साइट है और ये गुजरात में है, तो 3 ऑप्शन तो गलत हो गया, चलो एक तो गलत हो गया, रेस्ट मुझे याद नहीं है, तो मुझे सॉल्यूशन देखना पड़ेगा, ओके। तो लेट्स सी द सॉल्यूशन फर्स्ट। तो देखो जो चराई देव मैदान है ये आसाम में है, कहाँ पे है, ये असम में है, गुजरात में नहीं है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन क्या हुआ, गलत हो गया। जो पट्टादकल है ये कर्नाटका में है, तो ये राइट है। और जो धौलावीरा है, धौलावीरा, ठीक है, तो ये गलत हो गया भाई, धौलावीरा, ठीक है। तो धौलावीरा कहाँ पे, गुजरात में है, बट यहाँ पे दिया हुआ है पंजाब, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। एक बार दोबारा देख लेते हैं। तो चराई देव मैदम ये कहाँ पे, ये आपका है असम में, तो इसलिए ये गलत हो गया। पट्टादकल ये राइट है, ओके, ये कहाँ पे, कर्नाटका में है। और जो धौलावीरा साइट है ये आपको गुजरात में है, ये भी आपका गलत हो गया, ठीक है। तो ओनली 2 इज राइट, मतलब ओनली 1 इज राइट, कितने पेयर पूछ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे स्टेटमेंट दिया हुआ है अबाउट ग्रीन इंडिया मिशन, ठीक है, ग्रीन इंडिया मिशन के बारे में स्टेटमेंट दिया हुआ है। क्या क्या लिखा हुआ है, लिखा है कि इट इज वन ऑफ द 8 मिशन अंडर इंडियाज नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसको लॉन्च किया गया 2014 में, ठीक है। 2014 में इंडिया ने लॉन्च किया था, ठीक है, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। इसके अंदर 8 गोल है, कितने गोल हैं, 8 गोल है। तो बोल रहा है कि भाई इसमें से जो ग्रीन इंडिया मिशन है वन ऑफ द गोल है, ठीक है। तो देख लेते ऑप्शन क्या क्या है। ग्रीन टी, डोंट गेट कंफ्यूज, बिहार, बिहार क्या है, बिहार में कम्प्लीटली प्रोहिबिशन है, समझ रहे हैं मेरी बात को। तो बिहार में क्या है, ड्रिंक करना मना है, ये क्या है, ग्रीन टी है, कंफ्यूज मत हो जाइएगा आप। चलिए, तो ग्रीन इंडिया मिशन वन ऑफ द 8 मिशन अंडर द नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज है, इसको अप्रूव किया गया 2010 में। ये पढ़ लीजिएगा, इसमें 8 प्लान क्या क्या, 8 मिशन क्या क्या, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बराबर से क्वेश्चन आता है, ओके। 8 मिशन क्या क्या होता है। तो ग्रीन इंडिया मिशन क्या है, ग्रीन इंडिया मिशन जो है नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज का पार्ट है, मतलब उसके 8 गोल में से वन ऑफ द गोल है, जिसको अप्रूव किया गया था 2010 में। मुझे भी डेट याद नहीं थी, 2014 में लिखा हुआ था, बट डेट कितना, 2010 है। ये हम यूज करता है इकोसिस्टम बेस्ड लैंड एस्केप लेवल और माइक्रो इकोसिस्टम अप्रोच, जिसका फोकस होता है किसके ऊपर, फोकस होता है डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंडस्केप, सब लैंड, ठीक है। इसके अलावा एग्रीकल्चर लैंडस्केप, वेट लैंड और ग्रास लैंड, यहाँ इसका फोकस होता है, ठीक है। इसके अलावा ये फोकस करता है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के ऊपर, ठीक है। एंड साइट स्पेसिफिक इकोलॉजिकल नीड का इसके ऊपर फोकस करता है। तो ऑफिशियल जो जीएम टारगेट है वो ये क्या है कि नए फॉरेस्ट कवर या ट्री कवर को बढ़ाना है कितना एरिया तक, 5 मिलियन हेक्टेयर तक, और इम्प्रूव करना है फॉरेस्ट क्वालिटी को इन हाउ मच एरिया, तो इन 5 मिलियन हेक्टेयर एरिया, ठीक है। अब पढ़िए ऑप्शन क्या क्या है। तो पहला ऑप्शन है कि इट इज वन ऑफ द 8 मिशन अंडर इंडियाज नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज राइट है, ठीक है। बट ये प्लान 2010 में आया था, 14 में नहीं आया था, ठीक है। इन कारणों से ये ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है, ओके, ये ऑप्शन गलत हो गया। इट टेक्स माइक्रो इकोसिस्टम अप्रोच इन एरिया एंड लैंड एस्केप स्पेसिफिक रिस्टोरेशन एक्टिविटी इन डिफरेंट इकोसिस्टम, ये भी बिल्कुल राइट है। इसका टारगेट है टू इंक्रीज फॉरेस्ट एंड ट्री कवर ऑफ 5 मिलियन हेक्टेयर, ठीक है, एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ फॉरेस्ट कवर ऑन अनदर 5 मिलियन हेक्टेयर, ये भी राइट है। तो 2 और 3 राइट है, इसलिए ओनली 2 इज राइट। यहाँ पे स्टेटमेंट दिया हुआ है सपोर्ट फॉर मार्जिनल इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड इंटरप्राइज स्कीम, मतलब स्माइल स्कीम के दिया हुआ है, ठीक है। ये हम देख लेते हैं पहले स्माइल स्कीम है क्या। पहले स्माइल, स्माइल स्कीम का फुल फॉर्म होता है सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड इंटरप्राइज, क्लियर है, ठीक है। यानी हमें क्या करना है कि उसको इस तरह के इंटरप्राइज को सेटअप करने में सहायता करनी है, ठीक है, ताकि वो एक बेटर लाइवलीहुड को जी पाए, जैसे कि रेडी वाला हो गया, ठेला वाला हो गया, ठीक है।
उसको क्या करना है, लोन वगैरह प्रोवाइड करना है। तो इट इज लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, और ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। स्कीम दो तरह का होता है, एक होता है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, और एक होता है सेंट्रल सेक्टर स्कीम, ठीक है। तो जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है वहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा पूरा 100% पैसा दिया जाता है, ठीक है। लेकिन जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होता है उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर जो है सेंट्रल स्टेट फंड को शेयर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल MG नरेगा, ठीक है। तो MG नरेगा में क्या होता है कि सेंट्रल स्टेट दोनों मिलकर फंड को शेयर करते हैं, ठीक है। तो ये क्या आपका सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। जबकि स्माइल स्कीम क्या है आपका, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, क्योंकि यहाँ पे 100% फंड कौन देता है, सेंट्रल गवर्नमेंट देता है, ठीक है। तो ये राइट है। यहाँ पे टारगेट ग्रुप कहाँ पे आपको टारगेट करना है, तो टारगेट करना है आपको ट्रांसजेंडर पर्सन के ऊपर। आपको टारगेट करना है कि पर्सन जो कि आपको जो भिक्षावृत्ति के अंदर इन्वॉल्व है, ओके। इसका दो सब ग्रुप है। तो पहला ग्रुप क्या है, पहला ग्रुप है वेलफेयर ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन, ठीक है। जो ट्रांसजेंडर पर्सन उसका वेलफेयर करना है। सेकंड, हमें रिहेबिलिटेट करना है ऐसे पर्सन को जो इन्वॉल्व है बेगिंग, मतलब भिक्षावृत्ति के अंदर, ठीक है, जो भीख मांग रहा है। तो इट इंक्लूड गरिमा गृह, मतलब इसी प्रोग्राम का एक कंपोनेंट है गरिमा गृह, ठीक है, यानी कि शेल्टर होम फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन, ओके। इसमें क्या होगा, ट्रेनिंग के तहत क्या क्या प्रोवाइड किया जाएगा, तो आपके स्किल डेवलपमेंट पर फोकस किया जाएगा, हेल्थ इंश्योरेंस की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी, लाइवलीहुड सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है, और साथ साथ हाउसिंग एजुकेशन, इस 5 कंपोनेंट पर फोकस किया जाएगा। अब पढ़िए क्या क्या है। तो इट वाज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, बिल्कुल राइट है। इट इज सेंट्रल सेक्टर स्कीम, बिल्कुल राइट है, ठीक है, जो कि 100% फंडिंग कौन करेगा, सेंटर करेगा, ठीक है। इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन होगा 1 to बोथ। अच्छा, इसके अलावा इसका एम क्या है, इसका एम है सोशल इंक्लूजन, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ मार्जिनलाइज्ड सेक्शन। इसमें इम्प्लीमेंट रेस्क्यू, रिहेबिलिटेशन, रीइंटीग्रेशन ऑफ बेगर्स। इसमें तकरीबन कितना बजट दिया गया है, 365 करोड़ एलोकेट किया गया है। और ये अलाइंड है आर्टिकल 14 राइट टू इक्वलिटी, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 1, गोल नंबर 5, गोल नंबर 10। क्लियर है, इससे ये अलाइंड है। इसके अलावा इसमें क्या होगा कि सेंटर काम करेगा स्टेट के साथ, डिस्ट्रिक्ट के साथ और एनजीओ के साथ। फोकस एरिया है डिग्निटी, मेन स्ट्रीमिंग, लाइवलीहुड जनरेशन, एंड इट इज पार्ट ऑफ सोशल जस्टिस एंड वेलफेयर इनिशिएटिव अंडर MOSJ। ओके, यहाँ पे इवैक्यूएशन प्रोग्राम के बारे में दिया है, जैसे कि आर्मी के द्वारा या गवर्नमेंट के द्वारा, भारतीय सरकार के द्वारा कई बार क्या होता है, इवैक्यूएशन मिशन चलाया जाता है डिस्टर्ब एरिया के अंदर, ताकि इंडियंस को वहाँ से इवैक्यूएट किया जा सके, ठीक है। इसके बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। ऑपरेशन कावेरी ये जो सूडान कॉन्फ्लिक्ट हुआ था उस दौरान लाया गया था 2023 में, यानी कि ए का कोड है 3। ऑपरेशन अजय ये इजराइल हमास वार जब चल रहा था 2023 में, ठीक है, तब लाया गया था, बी का कोड हो गया 1। ऑपरेशन गंगा ये लाया गया था ड्यूरिंग रशियन यूक्रेन वार, इवैक्यूएट इंडियंस, 2022 में आया था ये, ठीक है, 22 में आया था। ऑप्शन हो गया 2। और ऑपरेशन सिंधु ये लाया गया था ईरान, ठीक है, मतलब ईरान में कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, अर्बानिया के इवैक्यूएट करना था, 2024 में आया था, यानी कि डी ऑप्शन हो गया। 3 1 2 4 1 2 4। यहाँ पे स्टेटमेंट दिया हुआ है कुक आइलैंड के बारे में, आइलैंड के बारे में, आइलैंड के आसपास है। ये मैप है कुक आइलैंड का, ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए जरा, ठीक है। कुक आइलैंड कहाँ पे है, ये न्यूजीलैंड के पास है, ठीक है, न्यूजीलैंड के पास है। तो न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के सामने का पार्ट क्या होगा, पैसिफिक ओशन होगा, ठीक है, पैसिफिक ओशन होगा। तो इट इज इन साउथ पैसिफिक ओशन, ठीक है, ओशन न्यूजीलैंड के पास है, न्यूजीलैंड से थोड़ा सा ऊपर है ये, यही है कुक आइलैंड। दिस वन इज कुक आइलैंड, क्लियर है, कुक आइलैंड। ये है कुक आइलैंड, गुड। तो देखिए भाई क्या क्या इसके बारे में। कुक आइलैंड जो है दैट इज इन पॉलिनेशिया, पॉलिनेशिया में है ये, ठीक है, इट इज पार्ट ऑफ न्यूजीलैंड, ये न्यूजीलैंड का पार्ट है, ओके। दे ऑपरेट इन फ्री एसोसिएशन विद न्यूजीलैंड एंड इट इज नोन फॉर, यहाँ पे कोरल रीफ है, ओके। इसके अलावा अटूल है। अटूल क्या होता है, अटूल जो होता है जब कोरल रीफ गोलाकार शेप में होगा, इसी को अटूल बोलता है,
और टूल है, ठीक है, कोरल रीफ है और वॉल्केनिक पिक भी, वॉल्केनो भी है। इसका कैपिटल है अवूरा, ठीक है, अवूरा। और ये क्या है? इट इज लोकेटेड इन इंडियन ओशन, बिल्कुल गलत है, ये साउथ पैसिफिक ओशन के अंदर है, तो ये गलत ऑप्शन हो गया। सेकेंड है कि ऑल द कंप्राइजिंग आइलैंड ऑफ कुक आइलैंड आर वॉल्केनिक, दे आर नॉट ओनली वॉल्केनिक बट दे आर ऑल्सो कोरल रीफ, ये कोरल रीफ से भी बना हुआ है और साथ साथ ये अटूल से भी बना हुआ है, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन ऑल्सो गलत, ठीक है। आंसर क्या होगा? डी, नीदर वन नाइदर टू। इसमें से कौन सा रिलीज किया जाता है, ठीक है, परफॉर्मेंस ग्रेड 2.0 रिपोर्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलीज परफॉर्मेंस ग्रेड इंडेक्स 2. पहले इसका आंसर हम देखते हैं क्या है ये। PGI 2.0 परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0, इसको रिलीज करता है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ये इवेलुएट करता है स्कूल एजुकेशन परफॉर्मेंस ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटोरी। ये अलाइंड है विथ न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 और ये कवर करता है 70 इंडिकेटर। 70 इंडिकेटर के आधार पे जो है स्कूल का परफॉर्मेंस इवेलुएट किया जाता है। तो क्या क्या इसमें मतलब जो 70 का इंडिकेटर है, ठीक है, इसका एस्पेक्ट क्या क्या है? यहाँ देखा जाता है लर्निंग आउटकम को, क्या आप सीखते हो, ठीक है। एसएस यानी कि कितना हद तक एसेसिबल है एजुकेशन। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या कंडीशन है। इक्विटी का मतलब ये हुआ कि कितना मतलब मेल फीमेल्स या सभी जेंडर जो है ये कितना सोशल इंक्लूजन, दैट इज कॉल्ड इक्विटी। गवर्नेंस कैसा है, गवर्नेंस का मतलब डिफरेंट जो स्टेक होल्डर्स का पार्टिसिपेशन किस तरह का है। तो ग्रेड और स्टेट और यूटी फ्रॉम लेवल 1, तो लेवल 1 का मतलब बेस्ट होता है और लेवल 10 का मतलब लोएस्ट होता है, ठीक है, समझ में आ गया। तो PGI 2 क्या है? परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स है, किसके लिए है? स्कूल एजुकेशन परफॉर्मेंस को रेगुलेट करने के लिए है, ठीक है। इसको कौन रिलीज करता है? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। इसमें 70 इंडिकेटर होता है, ठीक है। इट इज अलाइंड विद कंप्लायंट विद न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, ठीक है। यहाँ फोकस किया जाता है लर्निंग आउटकम, एसेस इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, इक्विटी और गवर्नेंस के ऊपर। इसके अलावा यदि आपका लेवल 1 है इसका मतलब बेस्ट है और लेवल 10 का मतलब वर्स्ट, बेस्ट। तो विच ऑफ द फॉलोइंग हैज रिलीज द परफॉर्मेंस ग्रेड इंडेक्स 2.0? कौन किया है? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ठीक है। Which operation was recently launched by Government of India to evacuate Indian national from गंगा, ठीक है, तो ऑपरेशन सिंधु है। ऑपरेशन सिंधु को लॉन्च किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा टू इवैक्यूएट इंडियन नेशनल फ्रॉम ईरान वाया अर्मानिया ड्यू टू राइजिंग रीजनल टेंशन, मतलब कि अर्मानिया के रूट से हमने बाहर निकाला उनको। जो अदर ऑपरेशन हमने पढ़ा था अभी, ऑपरेशन गंगा यूक्रेन, ऑपरेशन अजय इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट, ऑपरेशन कावेरी सूडान, ये प्रीवियस क्वेश्चन था। विथ रेफरेंस टू भासिनी प्लेटफॉर्म, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है, ठीक है, पहले इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा। भासिनी, भाषा इंटरफेस फॉर इंडिया, इसका एम है प्रमोट करना डिजिटल इंक्लूजन को, ठीक है, डिजिटल इंक्लूजन को कैसे? तो बाय इनेबलिंग AI बेस्ड लैंग्वेज ट्रांसलेशन अक्रॉस मल्टीपल इंडियन लैंग्वेज। देखो जो डिजिटल इंक्लूजन उसके नहीं होने का मेन रीजन क्या है कि जनरली क्या होता है जो डिजिटल कंटेंट है, ओके, उसकी जो एबिलिटी होती है किसमें होती है? इंग्लिश में होती है, ठीक है। रीजनल लैंग्वेज में क्या कहते हैं बहुत कम एबिलिटी होती है। तो AI का मेन यूज हम ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, कि AI के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? AI के द्वारा जो है, ठीक है, हम उसको रीजनल लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं, समझ में आ रहा है। तो क्या होगा जब डिजिटल कंटेंट रीजनल लैंग्वेज के अंदर अवेलेबल होगा तो एनी वन कैन एक्सेस डिजिटल कंटेंट, क्लियर है। तो हम क्या करेंगे? AI को यूज करके डिजिटल कंटेंट को प्रोवाइड करवाएंगे, क्योंकि AI क्या करेगा? ट्रांसलेट कर देगा लोकल लैंग्वेज में उसको, ठीक है। इससे प्रमोट होगा डिजिटल इंक्लूजन, मतलब लोग क्या करेंगे? डिजिटलाइज होंगे। तो भासिनी, भासिनी इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मेटी, ठीक है, मेटी के अंदर आता है ये। पढ़िए क्या ऑप्शन दिया हुआ है। विद रेफरेंस टू भासनी प्लेटफॉर्म, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है। इट एम टू प्रमोट डिजिटल इंक्लूजन बाय प्रोवाइडिंग लैंग्वेज ट्रांसलेशन सर्विस अक्रॉस वेरियस इंडियन लैंग्वेज, बिल्कुल राइट है ये, बिल्कुल ये राइट है। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर भासिनी सिस्टम, ठीक है, तो ये गलत है, ठीक है। कौन है? मेटी है, मिनिस्ट्री ऑफ, क्या नाम है देखिए इसका, क्या नाम है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, क्लियर है। तो इसका मतलब सेकेंड ऑप्शन गलत है, ओनली वन इज राइट। माउंट लेवो तो भी लाकी लाकी, ठीक है, ये रिसेंटली न्यूज में है, ठीक है। ये कहाँ पे? ये इंडोनेशिया में, कहाँ पे? ये इंडोनेशिया में है।
यही यहाँ पे देखिए, मैप ध्यान से देखिए आप, ओके। इफ यू विल सी दिस मैप, ये इंडोनेशिया है और ये जो आपको दिख रहा है, ठीक है, ओके, ये माउंट लेवो, ठीक है, लेवो तो भी लाकी लाकी, ओके, इंडोनेशिया में है ये। इसका आंसर क्या होगा? इंडोनेशिया। आंसर क्या होगा? इंडोनेशिया, ठीक है, इंडोनेशिया। इट्स अबाउट जीएस मेंस टेस्ट सीरीज प्रोग्राम। ऑलरेडी ये प्रोग्राम लॉन्च हो चुका है, ठीक है। इसका जो है इट कंप्राइज टोटल 28 टेस्ट, 8 बेसिक टेस्ट, 8 एडवांस टेस्ट, ओके, 12 फुल एंड टेस्ट। टेस्ट हैव बिगन ऑन 16 अप्रैल, सॉरी मार्च। तो इफ़ यू वांट टू ज्वाइन दिस टेस्ट, आप इस टेस्ट को ज्वाइन कर सकते हो, ऑफलाइन ऑनलाइन बोर्ड बोथ, ठीक है। तो काइंडली टेक 2 मिनट ब्रेक। ओके, तो कहाँ थे हम लोग? क्या? विथ रेफरेंस टू सिस्टम ऑफ सब्सिडियरी अलायंस, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है, ठीक है। इंडियन रूलर हैड टू एक्सेप्ट द परमानेंट एस्टेस्टिंग ऑफ ब्रिटिश फोर्स विद इन देयर टेरिटोरी एट देयर ओन एक्सपेंस। बिल्कुल राइट है, ठीक है। जो सब्सिडियरी अलायंस एक व्यवस्था था जिसमें क्या था कि जैसे ब्रिटिश हो गया, ठीक है, मान लीजिए इंडियन प्रिंस की टेरिटोरी है, टेरिटोरी है, तो ब्रिटिश क्या करेगा? ब्रिटिश यहाँ पे अपनी आर्मी को रखेगा, अपने फोर्स को रखेगा, अपने पर्सनल को रखेगा, और इस पर्सनल का जो मेंटेनेंस का जो भी एक्सपेंडिचर रहता है दैट विल बी बोर्न बाई होम, बाई पर्टिकुलर टेरिटोरी जिसके अंदर वो मतलब जो ब्रिटिश ऑफिसर जहाँ पे रह रहे हैं, ठीक है, ओके, उसको बोर्न कौन करेंगे? वो टेरिटोरी के किंग करेंगे, ठीक है। तो ये बिल्कुल राइट ऑप्शन है, तो 1 इज राइट। द ब्रिटिशर्स प्रॉमिस्ड नॉट टू इंटरफेयर इन द इंटरनल अफेयर ऑफ द इंडियन रूलर। तो ये है, ऐसा नहीं है, ठीक है, वो इंटरफेयर करते थे। इंडियन रूलर्स वेर नॉट अलाउड टू एम्प्लॉय यूरोपियंस इन देयर सर्विस विदाउट ब्रिटिश अप्रूवल, ठीक है, देखना पड़ेगा क्या क्या इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑल थ्री स्टेटमेंट एक्यूरेटली डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ सब्सिडियरी अलायंस। इसको इंट्रोड्यूस किया गया था लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। कौन इसको इंट्रोड्यूस किया था? लॉर्ड वेलेस्ली, ठीक है, गवर्नर थे 1798 से लेकर 1805 के बीच, ठीक है। यहाँ पे क्या है? पहला स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है कि यदि मान लीजिए जो सब्सिडियरी अलायंस जो किंग साइन किया है, ठीक है, उसके अंदर कौन होगा? ब्रिटिश पर्सनल, मतलब ब्रिटिश का फोर्स वहाँ पे रहेगा, और ब्रिटिश फोर्स का जो मेंटेनेंस का खर्चा एक्सपेंडिचर है वो कौन देगा? उसको बॉर्न किया जाएगा उस इंडियन रूलर के द्वारा, ठीक है। इसके अलावा सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है कि ब्रिटिश प्रॉमिस्ड नॉट टू इंटरफेयर इन द इंटरनल अफेयर ऑफ इंडियन रूलर्स। ये भी बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है, ठीक है। यानी कुछ सब्जेक्ट जो था वो ब्रिटिश के अंदर में था, ठीक है। इसके अलावा इंडियन रूलर जो है वो दे वर नॉट अलाउड टू एम्प्लॉय यूरोपियन इन देयर सर्विस विदाउट ब्रिटिश अप्रूवल। तो ये भी बिल्कुल राइट है, ठीक है। ऑल थ्री आर। इसमें से कौन सा प्रेस एक्ट है जिसको इनेक्ट किया गया, ठीक है, जो एंटिसिपेट करता है एंटिसिपेटिंग फ्रेंच इन्वेजन ऑफ इंडिया एंड इम्पोज्ड वॉर टाइम प्रेस रेस्ट्रिक्शन इंक्लूडिंग प्री सेंसरशिप। मतलब पूछ रहा है कि ब्रिटिश को ये फियर था कि फ्रेंच उसके ऊपर अटैक कर सकता है, ठीक है, तो इन कारणों से इस पर्टिकुलर प्रेस को बंद कर दिया गया था, ठीक है। ये पर्टिकुलर एक्ट लाया गया था, ठीक है। ये कौन सा एक्ट था? ओके, तो ब्रिटिश हैड फियर ऑफ फ्रेंच इन्वेजन, इन कारणों से प्रेस को रेगुलेट करने के लिए एक्ट लाया गया था। इस एक्ट का नाम क्या है, ठीक है? तो इस एक्ट का नाम है सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट 1799। 1799। तो देखिए भाई, इट वॉज इनेक्टेड बाय गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ले, ठीक है, ड्यूरिंग नेपोलियनिक वॉर। जब नेपोलियन वॉर चल रहा था, ठीक है, उस समय में इसको लाया गया था लॉर्ड वेलेस्ले के द्वारा। ब्रिटिश को ये डर था कि फ्रेंच इन्वेजन ऑफ इंडिया, मतलब कि फ्रेंच अटैक कर सकता है इंडिया के ऊपर, ठीक है, एंड पॉसिबल मिसयूज ऑफ प्रेस, ठीक है, प्रेस का मिसयूज हो सकता है। तो इसने इम्पोज किया प्री सेंसरशिप ऑन ऑल पब्लिकेशन स्पेशली दोज इन फॉरेन लैंग्वेज। क्लियर है, ठीक है।
अदर एक्ट कौन कौन सा है? तो अदर एक्ट है लाइसेंसिंग रेगुलेशन, रेस्ट्रिक्टेड प्रेस फ्रीडम, ठीक है, ये जो एक्ट है इसने क्या किया, प्रेस फ्रीडम को रेस्ट्रिक्ट किया। इसके अलावा मेटकाप प्रेस एक्ट आया था, इसने लिबरलाइज किया प्रेस लॉ को, तो ये काफी इंपॉर्टेंट एक्ट हो गया, ठीक है। इसके अलावा 1867 में आया था रजिस्ट्रेशन एक्ट, इट मेड रजिस्ट्रेशन ऑफ न्यूज़पेपर मैंडेटरी, ठीक है। इन्होंने सेंसरशिप, तो सेंसरशिप के लिए सिर्फ 2 एक्ट है, कौन कौन सा एक्ट है? एक ये हो गया 1823 का एक्ट, और सेकंड नंबर कौन सा एक्ट है? ये दोनों है, ठीक है, सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट 1799। क्वेश्चन नंबर 23, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी के बारे में यहाँ पे कुछ बातें लिखी हुई है, ठीक है। ही क्रिएटेड सेपरेट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया ड्यूरिंग हिज टेन्योर एज गवर्नर जनरल, ओके। थॉमसोनियन सिस्टम ऑफ वर्नाकुलर एजुकेशन वाज रिकमेंडेड फॉर इंटायर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। ही अनेक्स्ड पंजाब आफ्टर द सेकंड एंग्लो सिख वॉर। हम देख लेते हैं क्या क्या इसका ऑप्शन राइट है। तो 1854 में लॉर्ड डलहौजी ने स्टैब्लिश किया था पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट को, जिसका पर्पस था कि देखना है क्या क्या, देखना है कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, रेलवे, कनाल और पब्लिक बिल्डिंग। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है, तो पहला स्टेटमेंट राइट है, ठीक है। थॉमसोनियन सिस्टम, जिसको कि जिसका दैट वाज नेम्ड आफ्टर जेम्स थॉमसोनियन, ओके। इसका एम्फेसिस था, फोकस था वर्नाकुलर एजुकेशन, मतलब कि स्वदेशी भाषा में एजुकेशन। तो इट वाज रिकमेंडेड फॉर नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस, जिसका कि आज के डेट में नाम है मॉडर्न उत्तर प्रदेश, ठीक है। ये बिल्कुल राइट ऑप्शन है ये भी। डलहौजी का जो गवर्नमेंट है उसने सपोर्ट किया, एक्सपेंड किया, ठीक है, दिस मॉडल अक्रॉस नॉर्दर्न इंडिया, ठीक है, इंक्लूडिंग नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर रीजन फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग। मतलब ये यूपी में लाया गया था, ठीक है, लेकिन इसको ग्रेजुअली मतलब एक्सपेंड किया गया पूरे नॉर्थ वाले पार्ट में, ये करेक्ट है। एंड पंजाब को एनेक्स किया 1849 में आफ्टर सेकेंड एंग्लो सिख वॉर, जो 1848-49 के बीच में हुआ था अंडर लॉर्ड डलहौजी गवर्नरशिप, ये भी राइट है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो कह रहा है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 वेस्टेड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ब्रिटिश टेरिटोरी इन इंडिया इन द हैंड ऑफ गवर्नर जनरल असिस्टेड बाय काउंसिल ऑफ 4 मेंबर, ठीक है, ये राइट है। डिसीजन ऑफ काउंसिल वाज टेकन बाय मेजोरिटी एंड गवर्नर जनरल हैड वीटो पावर ओवर डिसीजन ऑफ काउंसिल, ये भी राइट है, शायद देखना पड़ेगा, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 बिल्कुल राइट है कि एक्ट क्रिएटेड ऑफिस ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है। क्या हुआ, 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया तो उसके तहत एक नया ऑफिस क्रिएट किया गया। उस ऑफिस का नाम क्या था? उस ऑफिस का नाम था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। बंगाल, तो इस समय 3 प्रोविंस थे, ठीक है, 3 प्रोविंस थे। तो पहले क्या था, तीनों इंडिपेंडेंट था। बिफोर दिस एक्ट बंगाल वॉज इंडिपेंडेंट, बॉम्बे वॉज इंडिपेंडेंट, मद्रास वॉज इंडिपेंडेंट, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, इस एक्ट के तहत इसको बना दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और ये अब इसका सबऑर्डिनेट है गवर्नर ऑफ बंगाल, सॉरी बॉम्बे इज सबऑर्डिनेट ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, एंड गवर्नर ऑफ मद्रास इज ऑल्सो सबऑर्डिनेट टू गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो ये बिल्कुल राइट है, और इसको असिस्ट करने के लिए 4 मेंबर काउंसिल बनाया गया था, ये राइट है। अंडर 1773 एक्ट डिसीजन वाज मेड बाय मेजोरिटी बट द गवर्नर जनरल डिड नॉट हैव वीटो पावर, मतलब वीटो पावर नहीं था, ठीक है। वीटो पावर को दिया गया बाद में पिट्स 1784 वाले एक्ट में, ठीक है, 1784 पिट्स इंडिया एक्ट, ओके। तो डिसीजन ऑफ काउंसिल वाज टेकन बाय मेजोरिटी एंड द गवर्नर जनरल हैड वीटो पावर ओवर डिसीजन ऑफ काउंसिल, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। तो वीटो पावर वाज प्रोवाइडेड अंडर 1784 एक्ट, ठीक है। यहाँ पे स्टेटमेंट दिया हुआ है अबाउट फॉरवर्ड पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल पावर इन इंडिया, ठीक है। तो पढ़ लेते हैं पहले फॉरवर्ड पॉलिसी है क्या, ठीक है। फॉरवर्ड पॉलिसी होता है, इसको समझिए जरा, ठीक है। जैसे देखिए ये इंडिया का मैप है, तो रफ मैप है, तो पहले तो पाकिस्तान भी हमारा ही था, ठीक है, हम सब का था, गुड। तो क्या था कि जैसे मान लीजिए कि ये बीच में हमने क्या किया, अफगान अफगान क्रिएट कर दिया, ठीक है। अफगानिस्तान को बना दिया एक बफर स्टेट, ताकि इस तरफ से रशियन अटैक नहीं हो पाए, रशियन इन्वेजन को हम प्रिवेंट कर पाए, क्लियर है। तो यानी कि अफगानिस्तान काफ़ी बड़ी टेरिटोरी है, ठीक है, तो इसको हमने बना दिया बफर स्टेट, ठीक है, ताकि जब रशिया से अटैक होगा तो क्या होगा कि हम उस अटैक से पहले अपने आप को प्रिपेयर कर लेंगे। ये क्लियर है कि डाउट है इसमें? इसी को बोलते थे फॉरवर्ड पॉलिसी।
तो लॉर्ड ऑकलैंड जो कि 1836 से 42 तक थे, इसने इंट्रोड्यूस किया था फॉरवर्ड पॉलिसी को, जिसका पर्पस था एस्टैब्लिश ब्रिटिश इन्फ्लुएंस इन अफगानिस्तान, मतलब कि ब्रिटिश के इन्फ्लुएंस को अफगानिस्तान में क्रिएट करना, ठीक है, एज अ बफर अगेंस्ट रशिया, ठीक है, बफर अगेंस्ट रशिया। तो दिस लेड टू फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर, जो 1839 से लेकर 42 के बीच में हुआ। पहला स्टेटमेंट राइट है। सिख एम्पायर अंडर रणजीत सिंह मेंटेन्ड न्यूट्रलिटी ड्यूरिंग दिस वॉर, तो कॉन्फ्लिक्ट वाज नॉट बिटवीन ब्रिटिश एंड सिख, ठीक है, इसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट नहीं था। अब पढ़िए ऑप्शन क्या है। इट वाज प्रोपाउंडेड बाय ऑकलैंड, बिल्कुल राइट है। इट लेड टू कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ब्रिटिश एंड सिख एम्पायर, तो सिख एम्पायर न्यूट्रल था, तो इसलिए ये गलत ऑप्शन है, ठीक है, ओनली वन इज राइट। यहाँ पे स्टेटमेंट दिया हुआ है विथ रेफरेंस टू हंटर कमीशन फॉर एजुकेशन, इसके बाद थोड़ा हम जान लेते हैं पहले हंटर कमीशन के बारे में। तो जो हंटर कमीशन है, इसने एम्फेसाइज किया प्राइमरी एजुकेशन के ऊपर फोकस किया। इसके अलावा रिकमेंड किया कि सेकेंडरी स्कूल शुड बी मैनेज बाय प्राइवेट बॉडी, मतलब कि जो सेकेंडरी एजुकेशन स्कूल होगा, ठीक है, इसको मैनेज करेगा प्राइवेट बॉडी विथ गवर्नमेंट ग्रांट, ठीक है, यानी गवर्नमेंट उसके लिए ग्रांट देगा, नॉट डायरेक्ट, मतलब गवर्नमेंट उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा, प्राइवेट बॉडी उसको मैनेज करेगा और गवर्नमेंट उस पर ग्रांट प्रोवाइड करेगा। इट डील विद द प्राइमरी एजुकेशन एंड सेकेंडरी एजुकेशन, नॉट यूनिवर्सिटी एजुकेशन के बारे में ये बात नहीं करता है, ओके। यानी कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन के बारे में बात की गई थी उर्स डिस्पैच, जो 1854 में आया था, ओके। और बाद में जो भी कमीशन आया, तो इसका जो मेजर रिकमेंडेशन है हंटर का, वो क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन, लोकल मैनेजमेंट, ग्रांट इन एड, ओके। और इसको एक्सेप्ट द मेजर रिकमेंडेशन लाइक इतना 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 वेर एक्सेप्टेबल, तो इसको एक्सेप्ट कर लिया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। अब पढ़िए इसमें क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है। इट लेड इम्फेसिस ऑन डायरेक्ट मैनेजमेंट ऑफ सेकेंडरी स्कूल, तो डायरेक्ट मैनेजमेंट नहीं, ठीक है, तो सेकेंडरी स्कूल को मैनेज कौन करेगा, प्राइवेट मैनेज करेगा, प्राइवेट इंडिविजुअल मैनेज करेगा, ठीक है, या प्राइवेट सेक्टर मैनेज करेगा, गवर्नमेंट वहां पे सिर्फ ग्रांट प्रोवाइड करेगी, ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। ग्रांट इन एड फॉर इंप्रूविंग स्टेटस ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन, दिस कमीशन वाज नॉट अबाउट यूनिवर्सिटी एजुकेशन, सेकेंड इज ऑल्सो गलत। मोस्ट ऑफ द रिकमेंडेशन वेयर रिजेक्टेड, ये भी गलत है, ठीक है, ये भी गलत है। 27 क्या है, मैकाले माइन्यूट, ठीक है, 1835। मैकाले माइन्यूट रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ओरिएंटलिस्ट एंड एंग्लिस्ट इन फेवर ऑफ ओरिएंटलिस्ट, ठीक है। एक्चुअली क्या था कि जो शुरू में जो एजुकेशन पॉलिसी हमारे आया, ठीक है, तो इसको लेकर एक कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट होगा कि भाई इंग्लिश हम जो एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, उसका नेचर वेस्टर्न एजुकेशन होगा या हमारे देश का एजुकेशन होगा, ठीक है। तो जो ओरिएंटलिस्ट है इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब देसी हो गया, और एंग्लिश का मतलब क्या हो गया, विदेशी हो गया, ठीक है। इसको लेकर कंट्रोवर्सी था, इस कारण से 1854 में जो है बिल पास हुआ, ठीक है, और फिर जो है हायर एजुकेशन पे कुछ फंड एलोकेट किया गया। इसके बारे में ब्रीफ में अलग से वीडियो बनाएंगे, तो इसको देखिए जरा पहले। तो मैकाले माइन्यूट रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट इन फेवर ऑफ एंग्लिस्ट, यानी कि ब्रिटिश एजुकेशन, नॉट ओरिएंटलिस्ट, ओके, ओरिएंटलिस्ट ये इनकरेक्ट है, ठीक है, ये इनकरेक्ट है। पहला क्या स्टेटमेंट है, मैकाले माइन्यूट रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ओरिएंटलिस्ट एंड एंग्लिस्ट इन फेवर ऑफ ओरिएंटलिस्ट, ठीक है। तो मैकाले माइन्यूट ने किसको फेवर किया था, एंग्लिस्ट को, ठीक है, यानी कि वेस्टर्न बेस्ट एजुकेशन हमारा होना चाहिए, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। मैकाले माइन्यूट सपोर्टेड द आइडिया ऑफ ओपनिंग अ लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्री स्कूल फॉर मासेस, ठीक है, ये शायद एलिमेंट्री की बात नहीं की थी, हाई। तो मैकाले माइन्यूट एडवोकेटेड फॉर इंग्लिश एजुकेशन फॉर अपर क्लास, नॉट मास एलिमेंट्री स्कूलिंग, ठीक है, तो ये मास एलिमेंट्री स्कूलिंग की बात नहीं किया था, ठीक है, तो ये भी ऑप्शन क्या है, गलत ऑप्शन है, तो इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ फ्रेशर कमीशन इन 1903, ये पुलिस के बारे में, ठीक है, देख लेते हैं। फ्रेशर कमीशन 1902-3 में आया था। इट वाज अपॉइंटेड टू रिफॉर्म पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, ठीक है, आफ्टर वाइड स्प्रेड क्रिटिसिज्म ऑफ पुलिस इनएफिशिएंसी एंड करप्शन, ठीक है, यानी कि जब क्वेश्चन मार्क क्रिएट हुआ रिगार्डिंग पुलिस की इनएफिशिएंसी को लेकर, पुलिस के करप्ट, पुलिस में करप्शन को लेकर, तब ये फ्रेशर कमीशन अपॉइंट किया गया था 1902 से 3 के बीच में। अब पढ़िए क्या है, टू इंक्वायर इनटू पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एवरी प्रोविंस, ओके, to suggest a scheme for fulfilling the claim of Indian to higher and more extensive
एम्प्लॉयमेंट इन पब्लिक सर्विस, तो ये गलत है, फ्रेशर कमीशन वाज पुलिस रिफॉर्म। टू सजेस्ट मेजर फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ ओवरऑल कंडीशन ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन, इसके बारे में ये बिल्कुल नहीं है, ठीक है। टू सजेस्ट मेजर फॉर प्रोवाइडिंग फेमाइन रिलीफ, ये भी गलत है, ठीक है। तो फ्रेशर कमीशन वाज टू इंक्वायर इनटू पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, ये राइट है। यहाँ पे स्टेटमेंट है फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट 1881 के बाद, तो हम पढ़ लेते हैं पहले। फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट को लाया गया था लॉर्ड रिपन के द्वारा 1880-84 के बीच में। इट अप्लाइड ओनली टू फैक्ट्री एम्प्लॉइंग मैकेनिकल पावर एंड एटलीस्ट 100 वर्कर, ठीक है। यानी जो मशीन बेस्ड फैक्ट्री है सिर्फ इसी पे एक्ट लागू होगा, और जिसमें कम से कम वर्कर की संख्या कितनी है, 100 है, ठीक है। इसके अलावा इट प्रोहिबिटेड एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो 7 ईयर नॉट 14 ईयर, मतलब 7 साल से कम के बच्चे काम नहीं कर सकते हैं, लेकिन 14 साल से कम के बच्चे काम कर सकते हैं, ठीक है। और ये इट वाज पास्ड ड्यूरिंग टेन्योर ऑफ लॉर्ड रिपन एज वाइसराय ऑफ इंडिया, ये राइट है। इट इज एप्लीकेबल टू ऑल द इंडियन फैक्ट्री, ये गलत है, सिर्फ उस फैक्ट्री के ऊपर एप्लीकेबल होगा जो क्या होगा, मैकेनाइज्ड होगा, और जहां पर एटलीस्ट 100 एम्प्लॉई होगा। द एक्ट प्रोहिबिटेड द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 14, ये गलत है, ठीक है। एट द एज ऑफ 7, ठीक है, नॉट 14, ओनली 1 इज राइट। यहाँ पे स्टेटमेंट है रिगार्डिंग टेक्निकल एजुकेशन ड्यूरिंग कॉलोनियल, ठीक है, इसके हम पहले पढ़ लेते हैं। ओवरसीज स्कूल एट पुणे जो है, इसको एस्टेब्लिश किया गया था टू ट्रेन सिविल इंजीनियर्स, ठीक है, इंजीनियर्स। बाद में इसी का नाम हो गया पुणे इंजीनियरिंग कॉलेज, ठीक है, 1858 में। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज को एस्टेब्लिश किया गया 1835 में, ये इंडिया का पहला इंस्टीट्यूट है फॉर वेस्टर्न मेडिकल एजुकेशन। और जो थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग है रुड़की 1847, ये ट्रेन करता है इंडियन को, बट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन परसिस्टेड, ठीक है। तो यूरोपियन इंडियन स्टूडेंट वेर नॉट ट्रीटेड इक्वली, दोनों का के साथ इक्वल ट्रीटमेंट नहीं होता था, ठीक है। तो देख लीजिए क्या क्या है। इन 1858 ओवरसीज स्कूल ऑफ पुणे वाज रेज्ड टू स्टेटस ऑफ दक्कन कॉलेज, तो ये गलत है, ठीक है, इसका नाम हो गया पुणे इंजीनियरिंग कॉलेज। मेडिकल ट्रेनिंग इन इंडिया स्टार्टेड विद एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कलकत्ता मेडिकल कॉलेज इन 1835, ठीक है, तो 1835 ये राइट है, ये करेक्ट है। इन 1847 इंजीनियरिंग कॉलेज एट रुड़की वाज ओपनड फॉर इंडियंस विदाउट एनी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, तो वैसे भी गलत हो जाएगा, ठीक है जी, ऐसे भी गलत हो जाएगा, है ना। तो क्या होगा, ओनली 131। ओके, ये है ट्राइबल अपराइजिंग के बारे में। तो चुआर अपराइजिंग, संथाल रिबेलियन और खोंद अपराइजिंग, इसमें से कौन कौन सा राइट है, ठीक है, कौन कौन सा राइट है, तो तीनों राइट है। चुआर अपराइजिंग के लीडर है दुर्जन सिंह, संथाल के लीडर है सिंधु और कान्हू, और कोंद के क्या कहते हैं लीडर कौन है, चरखा बिश्नोई। ओके, इसमें से कौन सा पेयर राइट है, तीनों पेयर राइट है, तीनों पेयर राइट है। तो ये चुआर अपराइजिंग बंगाल में हुआ था, इट वाज लेड बाय दुर्जन सिंह। संथाल आपको बिहार में हुआ था, अब झारखंड है ये, 1855-56, इट वाज लेड बाय सिंधु एंड कान्हू मुर्मू। और जो खोंद अपराइजिंग उड़ीसा में हुआ था, इट वाज लेड बाय चक्रा बिश्नोई। न्यूज़पेपर और एडिटर के बारे में पूछ रहा है, ठीक है, तो ये तो आपको याद करना पड़ेगा, देख लीजिए क्या क्या। इंडियन मिरर, इसके फाउंडर हैं एन सेन, तो ये करेक्ट है। इंडियन मिरर वाज स्टार्टेड बाय एन सेन इन 1861, ये पूछता है, याद कर लीजिएगा। वॉइस ऑफ इंडिया, ये इनकरेक्ट है, वॉइस ऑफ इंडिया वाज एडिटेड बाय दादा भाई नौरोजी, ओके। और जो जी सुब्रमण्यम अय्यर है वो हिंदू के फाउंडर थे, ठीक है, तो ही वाज एडिटर ऑफ द हिंदू एंड स्वदेश मित्रन। इसके अलावा जो जीपी वर्मा है, ही वाज एडिटर ऑफ, क्या नाम है इसका, एडवोकेट, ठीक है, एडवोकेट। और जो सुधारक है इसके कौन एडिटर, गोपाल कृष्ण गोखले, तो ये आपको याद करना पड़ेगा, इट इज इंपॉर्टेंट। तो सुधारक के गोपाल कृष्ण गोखले हैं, ठीक है, एडवोकेट के हैं आपको जीपी वर्मा, और वॉइस ऑफ इंडिया ये गलत है, वॉइस ऑफ इंडिया के कौन है, दादा भाई नौरोजी। ओके, तो वॉइस ऑफ इंडिया के दादा भाई नौरोजी है, रेस्ट गलत है, ठीक है, रेस्ट ठीक है, दादा भाई, तो दो गलत है, दो के अलावा रेस्ट राइट है, तो यानी 1 3 4 इज राइट, तो ओनली 3 पेयर।
इसमें से कौन सा स्टेटमेंट राइट है रिगार्डिंग सिविल सर्विसेज ड्यूरिंग ब्रिटिश इंडिया कंपनी? ठीक है, तो क्या करेक्ट है सिविल सर्विसेज के बारे में? ओके, ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वाज क्रिएटेड फॉर फर्स्ट टाइम बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, देख लेते हैं क्या क्या इसका ऑप्शन होगा। ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वाज क्रिएटेड फॉर फर्स्ट टाइम बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस, तो ये इनकरेक्ट है, इसको वॉरेन हास्टिंग ने इंट्रोड्यूस किया गया था। तो ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वाज existed before Cornwallis. It was introduced by Warren Hastings, 1772. Warren Hastings, 1772. Lord Wellesley restored and revived magisterial power of district collector, which was divested by Lord Cornwallis. ठीक है, it was Lord William Bentinck, not Lord William Wellesley, who restored the magisterial power. तो कौन किया था? विलियम बेंटिक किया था। ठीक है, वेलेस्ली ने किया था। और फोर्ट विलियम कॉलेज वाज फाउंडेड इन 1800 बाय लॉर्ड वेलेस्ली, नॉट कॉर्नवालिस। ठीक है, नॉट कॉर्नवालिस। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या है? ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वाज क्रिएटेड फॉर फर्स्ट टाइम बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये गलत ऑप्शन है। ठीक है, ये गलत ऑप्शन है। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? लॉर्ड हास्टिंग, सॉरी वॉरेन हास्टिंग। लॉर्ड वेलेस्ली रिस्टोर्ड एंड रिवाइव्ड मैजिस्ट्रियल पावर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर विच वाज डाइवेस्टेड बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो ये भी शायद गलत है। ठीक है, ओके, तो कौन किया था? तो इट वाज लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, बेंटिक, ये भी गलत हो गया। लॉर्ड कॉर्नवालिस फाउंडेड द फोर्ट विलियम कॉलेज टू ट्रेन सिविल सर्वेंट। देख लेते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस फाउंडेड फोर्ट विलियम कॉलेज टू ट्रेन सिविल सर्वेंट। ओके, ये गलत है, लॉर्ड वेलेस्ली किए थे। कौन किए थे? वेलेस्ली किए थे, तो ये भी गलत है। ओनली डी इज राइट। 1806 में फोर्ट विलियम कॉलेज जो है उसको रिप्लेस कर दिया गया हालेबेरी के द्वारा, जो लंदन में है, और वहाँ पे ट्रेनिंग होती थी सिविल सर्वेंट की। ठीक है, तो पहले ट्रेनिंग होती थी कहाँ पे? फोर्ट विलियम में, जो 1806 में रिप्लेस हो गया। ठीक है, अब ट्रेनिंग का प्लेस हो गया हालेबेरी, लंदन। चार्टर एक्ट 1813 के बारे में यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है। ठीक है, इट अलाउड द एंट्री ऑफ ब्रिटिश प्राइवेट मर्चेंट इनटू इंडिया, द एंड ऑफ कंपनीज मोनोपोली ओवर ट्रेड विद चाइना एंड टी। ये तो राइट है। ठीक है, द क्रिश्चियन मिशनरी वेर अलाउड टू कम टू इंडिया एंड प्रीच द रिलीजन। ठीक है, देख लेते हैं क्या पूछ रहा है, कौन सा करेक्ट पूछ रहा है। आई एम सॉरी, तो ये राइट नहीं है। पढ़ लेते हैं क्या क्या। ओके, जो चार्टर 1813 है, इसने इंड किया ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली को ओवर इंडियन ट्रेड एक्सेप्ट टी एंड चाइना ट्रेड। इसमें मोनोपोली रहेगा। ठीक है, तो चाय पे मोनोपोली रहेगा ईस्ट इंडिया कंपनी का, और चाइना ट्रेड पे मोनोपोली रहेगा ईस्ट इंडिया कंपनी का। ठीक है, लेकिन इंडियन ट्रेड पे मोनोपोली उसका नहीं रहेगा। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी का। सो इट अलाउइंग ब्रिटिश प्राइवेट मर्चेंट टू ट्रेड विद इंडिया, ये पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट हो गया। द कंपनीज मोनोपोली ओवर ट्रेड विद चाइना एंड टी कंटिन्यूड, ये गलत है। ठीक है, द एक्ट परमिटेड क्रिश्चियन मिशनरी टू इंटर इंडिया एंड प्रीच देयर, ये राइट है। ठीक है, इसमें से कौन सा एक्ट जो है जो इंक्लूड करता है प्रोविजन फॉर एमेलियोरेशन? एमेलियोरेट मतलब इंप्रूव करना होता है। ठीक है, एमेलियोरेट द कंडीशन ऑफ स्लेव एंड अल्टीमेटली एबॉलिश स्लेवरी। ठीक है, एबॉलिश स्लेवरी। तो देखो ये चार्टर 1833 है, 33। ठीक है, 33 ये बात करता है स्लेव के कंडीशन के बेटरमेंट की। एमेलियोरेट मतलब कंडीशन को बेटर करना। ठीक है, तो उसकी कंडीशन को बेटरमेंट करने की बात करता है, और ये बात करता है स्लेवरी के खत्म करने की बात करता है, एंड करने की बात। क्लियर है? तो चार्टर एक्ट 1833 allowed British Parliament to make rules to improve the condition of slave. It was first step toward end of slavery and it was completely abolished in 1843. 1843। ओके, इसमें से कौन सा एक्ट है जिसने ग्रांट किया गवर्नर जनरल को डुअल पावर? गवर्नर जनरल है, इसको डुअल पावर ग्रांट किया। पहला पावर क्या है? पहला पावर है कि कमांडर इन चीफ, कमांडर इन चीफ। और सेकंड पावर क्या है? वीटो पावर।
वीटो पावर। तो किस एक्ट के तहत जो है, ठीक है, इन दोनों पावर को प्रोवाइड किया गया गवर्नर जनरल को, ठीक है, गवर्नर जनरल को, ठीक है। तो विच एक्ट ग्रांटेड गवर्नर जनरल डुअल पावर इंक्लूडिंग द रोल ऑफ कमांडर इन चीफ, ठीक है, चीफ, एंड ओवरराइड द काउंसिल्स डिसीजन, अ पावर लेटर एक्सटेंडेड टू ऑल गवर्नर जनरल्स, ठीक है। तो एक्ट का नाम है द एक्ट ऑफ 1786। So Act of 1786 it passed when Lord Cornwallis was appointed as Governor General of Bengal. It give him dual power। यहाँ पे इसको dual power दिया गया। तो पहला पावर होगा गवर्नर जनरल का और सेकंड पावर होगा कमांडर इन चीफ। ओके, द एक्ट अलाउड हिम टू ओवरराइड द डिसीजन ऑफ काउंसिल। ओके, यानी काउंसिल का डिसीजन क्या करेगा, ओवरराइड कर देगा, कैंसिल कर देगा। लेटर दिस पावर वाज एक्सटेंडेड टू ऑल फ्यूचर गवर्नर जनरल। With reference to provision of British policy during 17th 18th century, arrange the following event in chronology। chronology का मतलब होता है ऑर्डर में, पहले कौन आया बाद में कौन आया। A board of control was established। Okay, restrictions of European immigration and acquisition of property in India lifted। Okay, introduction of local representation in Indian legislative council। ठीक है, ठीक है। देखो जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल उसको कब एस्टेब्लिश किया गया था, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। कंट्रोल में, तो देख लीजिए कब कब हुआ था। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल एस्टेब्लिश 1784, आई एम सॉरी, ठीक है, अंडर पिट्स इंडिया एक्ट 1784, आई एम सॉरी, ठीक है। ये सुपरवाइज करेगा सिविल, मिलिट्री और रेवेन्यू अफेयर को। इसके अलावा रेस्ट्रिक्शंस ऑन यूरोपियन इमिग्रेशन एंड प्रॉपर्टी ओनरशिप लिफ्टेड इन 1813, ठीक है, अंडर चार्टर 1813, ठीक है, 13। और लोकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इन लेजिस्लेटिव काउंसिल इसको इंट्रोड्यूस किया गया 1861 में, ठीक है, जिसके तहत इंडियन काउंसिल 1861 के तहत इंडियन वेयर फर्स्ट नॉमिनेटेड एज मेंबर इन लेजिस्लेटिव काउंसिल। क्लियर है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो पहला कौन कौन सा है बताइए, महाराजा पटियाला, राजा बनारस और सर दिनकर राव। सर दिनकर राव, तो तीनों राइट होगा, ठीक है। आगे देखो, ये पूछता है कि इसमें से कौन सा प्रिंस स्टेट को लास्ट में एनेक्स किया गया था अंडर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक है। या इसका ऑर्डर भी पूछ सकता है कई बार कि पहले कौन एनेक्स किया गया बाद में कौन एनेक्स किया गया, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था इसमें क्या था कि यदि राजा का कोई वारिस जो है वो लीगल नहीं है, लीगल वारिस नहीं है, एक्चुअल वारिस नहीं है, तो इस केस में क्या होगा कि राजा के डेथ के बाद वो टेरिटोरी ब्रिटिश की हो जाएगी। अरे समझ में, यानी कि ऐसा मतलब कि क्या कहते हैं, ऐसा इंडियन टेरिटोरी जिसका लीगल वारिस नहीं है। ओके, तो जैसे ही उसका डेथ होगा उसके बाद यदि उसका लीगल वारिस नहीं होगा तो क्या होगा, उसको उस पर्टिकुलर टेरिटोरी को मतलब एनेक्स कर लिया जाएगा ब्रिटिश के द्वारा। इट वाज डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, पढ़ लीजिए। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इसको इंट्रोड्यूस किया गया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा 1848 से 1856 में, ठीक है। 57वीं क्रांति के बाद ये खत्म हो गया, ठीक है। तो इफ अ रूलर डाइड विदाउट अ नेचुरल मेल हायर, ठीक है, मेल हायर, उसका किंगडम को एनेक्स कर लेगा ब्रिटिश, ठीक है। तो संबलपुर वाज एनेक्स इन 1849, जयपुर वाज नॉट एनेक्स अंडर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक है, लैप्स। उदयपुर को एनेक्स किया गया 1852 में और नागपुर को 1853 में, ठीक है। 49, 52, 53, कौन कौन, संबलपुर, उदयपुर और तानू, ठीक है। सुना सुना सुना, ठीक है, सुना। तो जयपुर वाज नॉट एनेक्स्ड। यहाँ पे स्टेटमेंट है रिगार्डिंग की कंट्रीब्यूशन ऑफ महाराजा रंजीत सिंह टू सिख एम्पायर, ठीक है। मतलब सिख एम्पायर के लिए क्या कंट्रीब्यूशन है महाराजा रंजीत सिंह का, ठीक है, रंजीत सिंह का। तो देखते हैं पहले क्या क्या इसका एक्सप्लेनेशन है। महाराजा रंजीत सिंह मॉडर्नाइज द ब्रिटिश सिख आर्मी बाय एम्प्लॉइंग यूरोपियन ऑफिसर्स, जैसे कि जेन बैप्टिस्ट वेंतुरा, जेन फ्रैंकोस, एलर्ड, ठीक है। तो उसने क्या किया, उन्होंने ट्रेन किया इसके ट्रूप को इन मॉडर्न यूरोपियन मिलिट्री टेक्निक, ये राइट है। इसके अलावा ही मेंटेन सेकुलर एडमिनिस्ट्रेशन सपोर्टिंग हिंदू मुस्लिम सिख रिलीजियस इंस्टीट्यूशन अलाइक एंड अपॉइंटेड ऑफिसर्स फ्रॉम ऑल कम्युनिटी।
इसके अलावा कंस्ट्रक्शन ऑफ गोल्डन टेम्पल जो हरमंदिर साहिब है दैट बिगन इन लेट 16th सेंचुरी अंडर गुरु अर्जन देव एंड इसको कंप्लीट किया गया बिफोर रंजीत सिंह रेन, ठीक है। हाउएवर इसको रिनोवेट किया गया और ब्यूटीफाई, मतलब गोल्डन डोम जो बनाया गया इसका, ठीक है, वो बनाया गया, तो नाम पड़ा बाद में गोल्डन टेम्पल, ठीक है। यानी कहने का मतलब कंस्ट्रक्शन जो है बहुत पहले स्टार्ट हुआ अर्जुन देव के द्वारा, बाद में इसको कंप्लीट किया गया बिफोर रंजीत सिंह, बट ही रिनोवेटेड एंड ब्यूटिफाइड इट बाय प्लेकेटिंग टेम्पल डोम विद गोल्ड, यानी कि जो गोल्ड, जो ऊपर का जो डोम है, ठीक है, गोल्डन टेम्पल का जो ऊपर का डोम है जो गोल्ड का बना हुआ है, इट वॉज प्लेकेटेड बाई रंजीत सिंह। अब पढ़िए क्या क्या। तो ही मॉडर्नाइज सिख आर्मी बाय इनकॉर्पोरेटिंग, ठीक है, यूरोपियन स्टाइल मिलिट्री ट्रेनिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल राइट है। ही अपहोल्ड सेक्युलर स्टेट बाय सपोर्टिंग रिलीजियस इंस्टीट्यूशन ऑफ ऑल कम्युनिटी, ठीक है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ गोल्डन टेम्पल इन अमृतसर स्टार्टेड ड्यूरिंग रेन ऑफ रंजीत सिंह, ये गलत है, अर्जुन देव के द्वारा स्टार्ट हुआ था, ठीक है। ओनली 2 इज राइट। 40 नंबर क्या है भैया? एंग्लो अफगान वॉर के बारे में पूछ रहा है, क्या है, पहले पढ़ लीजिए। पहले जो एंग्लो अफगान वॉर हुआ था 39 से लेकर 42 के बीच में हुआ था, 39 से 42 के बीच में हुआ था। इट एंडेड विथ मेजर डिफीट ऑफ फॉर ब्रिटिश, मतलब इसमें ब्रिटिश हार गया था, ठीक है, क्योंकि ओके मैक्सवेल का ट्रूप भाग गया काबुल से, ठीक है, ओके भगा दिया काबुल से, तो सिंपली फर्स्ट अफगान एंग्लो अफगान वॉर में ब्रिटिश हार गया था, ठीक है। सेकेंड जो वॉर हुआ ऑल्दो द ट्रीटी ऑफ गंडामक, गंडामक ये साइन हुआ 1839 में, ठीक है, और इसके द्वारा एंड हुआ सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर, बट इट डिड नॉट मेक अफगान अ फुल ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट। तो ट्रीटी गिव द ब्रिटिश कंट्रोल ओवर अफगानिस्तान फॉरेन अफेयर, बट अफगानिस्तान रिटेन्ड इंटरनल ऑटोनॉमी। यानी कहने का मतलब ये होगा जो ट्रीटी ऑफ गंडामक हुआ, ठीक है, ट्रीटी ऑफ गंडामक हुआ, उसके द्वारा सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर तो खत्म हो गया, ठीक है, लेकिन ब्रिटिश का कंट्रोल खत्म इस पर नहीं हुआ, ठीक है। तो ब्रिटिश क्या करेगा, ब्रिटिश इसके फॉरेन अफेयर को देखेगा, ठीक है, फॉरेन अफेयर को कौन मैनेज करेगा, ब्रिटिश करेगा, लेकिन इंटरनल ऑटोनॉमी प्रोवाइड किया, मतलब इंटरनल अफेयर को अफगान को देखेगा, ठीक है। और थर्ड एंग्लो अफगान वॉर 1919 में हुआ, दैट रिजल्टेड इन अफगानिस्तान गेनिंग फुल इंडिपेंडेंस इन फॉरेन अफेयर, ठीक है, थ्रू ट्रीटी ऑफ रावलपिंडी, ठीक है, थ्रू ट्रीटी ऑफ रावलपिंडी। क्लियर है? अब पढ़िए क्या क्या ऑप्शन है। तो फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर एंडेड विथ मेजर डिफीट फॉर ब्रिटिश, बिल्कुल राइट है। सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर एंडेड विथ ट्रीटी ऑफ गंडामक मेकिंग अफगान अ ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट, ये राइट है, ठीक है, ये राइट है, लेकिन प्रोटेक्टोरेट का मतलब कंप्लीट कंट्रोल होता है, कंप्लीट कंट्रोल नहीं था। थर्ड एंग्लो अफगान वॉर लेड टू अफगानिस्तान फुल इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश कंट्रोल, बिल्कुल राइट है, तो 1-3 इज राइट। इसमें से कौन सा जो है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था रिंग फेंस थ्योरी का, ठीक है, रिंग फेंस थ्योरी का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था? जो रिंग फेंस थ्योरी को लाया गया था वॉरेन हास्टिंग के द्वारा, ठीक है, इसका एम था प्रोटेक्ट ब्रिटिश टेरिटोरी, कैसे? तो बाय क्रिएटिंग बफर स्टेट अराउंडिंग देम। जैसे हमने ये स्टडी किया था, क्या स्टडी किया था, जैसे ये इंडिया है, ठीक है, तो ये हमारा पुराना इंडिया है ना जी, ये पहले वाला इंडिया है और ये अफगानिस्तान है। तो ब्रिटिश ने क्या किया, अफगानिस्तान को बना दिया बफर स्टेट। क्यों बनाया? ताकि रशियन इन्वेजन जब होगा तो अलर्ट हो सके। क्लियर है? इसको बोलते हैं बफर स्टेट कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट बफर स्टेट। क्लियर है? तो वॉरेन हास्टिंग की पॉलिसी जो रिंग फेंस है, इसका एम है प्रोटेक्ट ब्रिटिश टेरिटोरी बाय क्रिएटिंग बफर स्टेट अराउंड देम, यानी कि ब्रिटिश टेरिटोरी के अराउंड हम क्या करेंगे, हम क्रिएट कर देंगे बफर स्टेट को, ठीक है, ओके। तो दिस स्टेट वेर एक्सपेक्टेड टू एक्ट एज डिफेंसिव बैरियर और रिंग फेंस अगेंस्ट पोटेंशियल इन्वेजन, ठीक है। यानी क्या करेगा, जब ये बफर स्टेट हुआ तो क्या होगा कि जब बाहर से अटैक हो रहा है तो हम पहले से अलर्ट हो जाएंगे, यानी कि जो डैमेजिंग इम्पैक्ट होगा, यानी अटैक का जो डैमेज होगा, ठीक है, उसको हम मिनिमाइज कर पाएंगे। ओके, ये इसका मेन पर्पस था। तो इट क्रिएटेड बफर जोन टू डिफेंड द कंपनी फ्रंटियर, ये बिल्कुल राइट है, ठीक है, कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो बॉर्डर है, बॉर्डर उसको बचाने के लिए इसके तहत बफर स्टेट क्रिएट किया गया, ठीक है।
टू एस्टैब्लिश परमानेंट ब्रिटिश कंट्रोल ओवर ब्रिटिश टेरिटोरी, ब्रिटिश इंडियन टेरिटोरी, ये गलत है, ठीक है। टू इंटीग्रेट इंडियन स्टेट इनटू ब्रिटिश एम्पायर थ्रू इकोनॉमिक मीन्स, ये भी गलत है। टू फोस्टर अलायंस विथ यूरोपियन पावर अगेंस्ट इंडियन, ये भी गलत है, ठीक है। इसका राइट ऑप्शन है ए। Which of the who was the president of Indian National Congress during August offer of 1940? अब्दुल कलाम आजाद, थोड़ा पढ़ लेते हैं इसके बारे में हम। अगस्त ऑफर 1940 में प्रेसिडेंट है इंडियन नेशनल कांग्रेस के अब्दुल कलाम आजाद, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। ओके, ऑफर वाज मेड बाय वाइसराय लिनलिथनगांव in response to India's demand for self-government, okay, proposing dominion status after the war and expansion of Viceroy Executive Council include board। इसमें प्रपोजल ये था, ठीक है, कि भाई जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाएगा, ठीक है, तो इंडियन वेयर अवॉर्डेड डोमिनियन स्टेटस बाय ब्रिटिश, ये ब्रिटिश का प्रपोजल था, ठीक है, क्लियर है। और इसके अलावा जो वाइसराय का जो एक्सटेंडेड एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगा, उसके मेंबर कौन होगा? इसके मेंबर इंडियन होंगे। तो वाइसराय का जो एक्सटेंडेड एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसके अंदर इंडियंस को इंक्लूड किया जाएगा। ये दो ऑफर प्रोवाइड किया गया था ब्रिटिश के द्वारा, ठीक है, तो इसी दोनों ऑफर के अगेंस्ट, ठीक है, अगेंस्ट था अगस्त ऑफर। अगस्त ऑफर, ओके। चलिए देखिए ऑप्शन पढ़िए क्या क्या। ये तो हो गया ना, अब्दुल कलाम आजाद। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिया हुआ है। एक्ट प्रोवाइडेड फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन, ये बिल्कुल राइट है, ठीक है, ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड प्रिंसली स्टेट, ये बिल्कुल राइट है। भाई ऑल इंडिया फेडरेशन बनाना है, ठीक है, बनाना है, और इसमें दो तरह की टेरिटोरी है। पहला टेरिटोरी क्या प्रिंसली स्टेट है, और सेकेंड टेरिटोरी ब्रिटिश इंडिया, दोनों को मिला के बनाना है ऑल इंडिया फेडरेशन, बिल्कुल राइट है। गवर्नर जनरल एंड गवर्नर्स वेयर अपॉइंटेड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड टू बी रिस्पॉन्सिबल टू इट, ये भी राइट है। एंड मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया वाज गिवन द राइट टू वोट, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है, जो मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन उसको वोटिंग राइट नहीं दिया गया था, ठीक है। पढ़िए क्या क्या। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 प्रपोज्ड ऑल इंडिया फेडरेशन इंक्लूडिंग ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस एंड प्रिंसली स्टेट, ठीक है। वैसे फेडरेशन कभी आया नहीं एग्जिस्टेंस में, ठीक है, क्योंकि प्रिंसली स्टेट ने ज्वाइन करने से मना कर दिया, ठीक है। गवर्नर जनरल एंड गवर्नर्स वेर अपॉइंटेड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड वेर रिस्पॉन्सिबल टू इट, नॉट टू इंडियन लेजिस्लेचर, बिल्कुल राइट है ये, ठीक है। द एक्ट एक्सपेंडेड इलेक्टोरेट, मतलब कि जो फ्रेंचाइजी राइट है, वोटिंग राइट, उसको बढ़ाया गया, ठीक है, बढ़ाया गया, बट नॉट टू द मेजोरिटी, और अबाउट 10 से 14% पॉपुलेशन को दिया गया ये राइट। और राइट का बेसिस क्या था? राइट का बेसिस ये था कि प्रॉपर्टी कितनी आपके पास है, आप कितना टैक्स पे करते हैं, और आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कितना ज़्यादा है, ठीक है। ये स्टेटमेंट गलत है, तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा 1 2। सेवा सदन, सेवा सदन के बारे में पूछ रहा है कि क्या क्या राइट है, ठीक है। सेवा सदन पढ़ लेते हैं क्या क्या है। सेवा सदन को फाउंड किया गया रामाबाई रानडे के द्वारा 1908 में, ओके, अलॉन्ग विथ जस्टिस महादेव गोविंद रानडे। इट वर्क फॉर एजुकेशन, वोकेशनल ट्रेनिंग, एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन स्पेशली विडो, ये 3 चीज़ों में काम कर रहा है, एजुकेशन, वोकेशनल ट्रेनिंग और एजुकेशन ऑफ वीमेन स्पेशली विडो, ठीक है, विडो। इसके अलावा इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? विमेन का एजुकेशन, विमेन का अपलिफ्टमेंट, ठीक है, ना कि कास्ट सिस्टम का एबॉलिश करना और ना ही कंप्लीट सोशियो इकोनॉमिक इक्वलिटी, ये इसका ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो पढ़िए गया कि सेवा सदन वाज एस्टेब्लिश्ड बाय रामाबाई रानडे, बिल्कुल राइट है। इट एम्ड एट कंप्लीट एबॉलिशन ऑफ कास्ट सिस्टम, ये बिल्कुल गलत है। एंड सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वलिटी, इट वाज अबाउट विमेन एजुकेशन, ठीक है। क्विट इंडिया मूवमेंट का इमीडिएट रीजन क्या था, ठीक है। तो पहले दिया है फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन, वर्ल्ड वॉर 2, कैबिनेट मिशन प्लान और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो देखो ये तो बहुत पहले आ गया था भाई, ठीक है। जो कैबिनेट मिशन प्लान है ये भी बाद में आया। तो मेन रीजन क्या था? मेन रीजन था क्रिप्स मिशन का फेल होना, ठीक है। पढ़ लेते हैं इसके बारे में। तो इमीडिएट काउज था क्विट इंडिया मूवमेंट का फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन, जो कि आया था मार्च 1942 में, ठीक है। इसने ऑफर किया था कि सिर्फ आपको जब वॉर खत्म होगा तो वी विल प्रोवाइड यू
नॉट फुल इंडिपेंडेंस, विल प्रोवाइड यू डोमिनियन स्टेटस, ठीक है, क्लियर है। तो वी विल नॉट प्रोवाइड यू फुल इंडिपेंडेंस, विल प्रोवाइड यू ओनली डोमिनियन स्टेटस। यानी होम रूल तो होगा लेकिन कंट्रोल कहां पे रहेगा, ब्रिटिश के हाथ में रहेगा, ठीक है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज डिससेटिस्फाइड विद दिस प्रपोजल, डिमांडेड कंप्लीट इंडिपेंडेंस, और इन कारणों से क्विट इंडिया रेजोल्यूशन लाया गया 8 अगस्त 1942 को। Morley Minto Reform 1909, it gave member the right to ask supplementary question in both central and provincial legislative council। मतलब कि मॉडले मिंटो रिफॉर्म में जो है, ठीक है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर को ये पावर दिएगा कि वो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। इट प्रोवाइडेड फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर यूनिवर्सिटी एंड प्रिंसलेस कॉर्पोरेशन, ये राइट है। द रिफॉर्म प्रोवाइडेड राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन ऑफ ऑल, ये गलत है, ठीक है। तो पहले क्या है, पहले ये है कि भाई सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ सकता है मेंबर ऑफ काउंसिल। सेकंड क्या है कि जो यूनिवर्सिटी और प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन है वो, उसके लिए सीट रिजर्व किया गया, सेपरेट इलेक्टोरेट का प्रोविजन था उसके लिए, बट इट डज नॉट प्रोवाइडेड, ठीक है, राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन फॉर ऑल वीमेन इन इंडिया, ठीक है। तो ये बिल्कुल गलत है, तो 3 गलत है, तो ओनली 2 होगा, ठीक है, ओनली 2। पढ़ लीजिए क्या क्या सोल्यूशन है। तो मॉडल मिंटो रिफॉर्म, इसको इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 भी बोलते हैं। इट अलाउ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल टू आस्क सप्लीमेंट्री क्वेश्चन इंक्रीजिंग देयर पार्टिसिपेशन। तो इससे क्या होगा कि डिस्कशन में उनका रोल बढ़ेगा। द एक्ट ग्रांटेड सेपरेट रिप्रेजेंटेशन टू यूनिवर्सिटी एंड प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन, जैसे कि बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता, इन लेजिस्लेटिव काउंसिल, ओके। और रिफॉर्म डिड नॉट ग्रांट वीमेन द राइट टू वोट और कंटेस्ट इलेक्शन। तो वीमेन सफरेज अल्टीमेटली कब आया था, वो 1919 के बाद आया था, ठीक है। गांधी जी मेड सॉल्ट एज अ सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस ड्यूरिंग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, बिल्कुल राइट है, ठीक है, राइट है। ही होप टू मोबिलाइज अ वाइडर, ठीक है, डिसकंटेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश थ्रू अनपॉपुलर मोनोपोली ऑफ गवर्नमेंट ओवर सॉल्ट। मतलब गवर्नमेंट की मोनोपोली सॉल्ट के ऊपर थी, ठीक है। तो इस मोनोपोली को ब्रेक करने से क्या होगा, ब्रिटिश और ज़्यादा चिढ़ेगा और गुस्साएगा, ठीक है। तो इन कारणों से सॉल्ट को जो है, सॉल्ट को चूज किया गया, ठीक है। तो दोनों राइट है, इसका दोनों ही राइट ऑप्शन है। बोथ assertion region are right and statement 2 is explanation of state 1। तो ड्यूरिंग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 महात्मा गांधी ने चूज किया सॉल्ट एज अ सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस अगेंस्ट ब्रिटिश रूल, ठीक है। तो गांधी जी ने डिलिब्रेट किया कि सॉल्ट को इसलिए चूज किया है क्योंकि ब्रिटिश की मोनोपोली थी सॉल्ट के ऊपर, ठीक है। तो ब्रिटिश मोनोपोली ऑन सॉल्ट अफेक्टेड एवरी इंडियन रिच एंड पुअर। यदि मान लो सॉल्ट का निर्माण एक कंपनी से ब्रिटिश कर रही है, तो इसका मतलब क्या होगा, गरीब अमीर सबको इफेक्ट कर रहा है, क्योंकि सॉल्ट तो सबको चाहिए, ठीक है, चाहिए। तो बाय प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट इट, इसका पर्पस यह था कि यूनाइट ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी एंड ब्रॉडन द बेस ऑफ फ्रीडम मूवमेंट, ये इसका मेन पर्पस था। भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त, इन्होंने बम थ्रो किया था कहाँ पे, पार्लियामेंट के अंदर, जिसका नाम था सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, ओके। इसका रीजन क्या था, इसका रीजन था पब्लिक सेफ्टी बिल का पास होना, ठीक है। तो जो पब्लिक सेफ्टी बिल है वो कहीं ना कहीं क्या कर रहा था, कहीं ना कहीं जो है लिबर्टी को वायलेट कर रहा था, ठीक है। यानी कि फ्रीडम, जो लिबर्टी है, लिबर्टी पे मतलब रेस्ट्रिक्शन लगा रहा था, ठीक है। तो पढ़िए इसका क्या आंसर है। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने थ्रू किया नॉन लीथल बम, मतलब कि जो बम हार्मफुल नहीं है, ठीक है, इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली दिल्ली टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट पब्लिक सेफ्टी बिल एंड ट्रेड डिस्प्यूट बिल, ठीक है। ट्रेड डिस्प्यूट बिल, इसका पर्पस क्या था, तो जो पब्लिक सेफ्टी बिल उसका पर्पस ये है कि कर्बिंग सिविल लिबर्टी, सिविल लिबर्टी मतलब कि आपकी जो बोलने की आज़ादी उसको कर्व करना और वर्कर के राइट को सप्रेस करना, ये पर्पस था ट्रेड डिस्प्यूट बिल का। तो इनका गोल जो था किसी को हार्म करना नहीं था, बल्कि इनका गोल ये था कि जो बहरी कान है, बहरे कान तक आवाज सुनाना, ये इसका पर्पस था। बट टू मेक द डीफ हियर, मतलब बहरे सुन पाए, यानी कि टू ड्रॉ अटेंशन टू ब्रिटिश इनजस्टिस थ्रू ड्रामेटिक एक्ट ऑफ प्रोटेस्ट, ठीक है, मतलब ब्रिटिश अन्याय को ड्रामा के द्वारा दिखाना। इवोल्यूशन ऑफ पुलिसिंग सिस्टम अंडर द ब्रिटिश, इसके बारे में बताना है, ठीक है। तो वॉरेन हास्टिंग एबॉलिश्ड द पुलिसिंग फंक्शन ऑफ जमींदार, ओके। During administrative system of Lord Cornwallis, district collector combined the duty of revenue collection and police duty as magistrate. Police Act of 1861 established police organization as a separate department of the government. इसमें से कौन सा करेक्ट है, ठीक है, पढ़ लेते हैं इसके बारे में थोड़ा हम।
वॉरेन हास्टिंग डिड नॉट कंप्लीटली एबॉलिश पुलिसिंग फंक्शन ऑफ जमींदार, ठीक है, इन्होंने रीऑर्गेनाइज किया सिस्टम को, बल्कि इन्होंने सिस्टम को रीऑर्गेनाइज किया, ठीक है, तो इन्होंने दरोगा सिस्टम लाया। तो क्या कहते हैं, जमींदार कंटिन्यूड द मतलब रिस्पॉन्सिबल मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, यानी कि जमींदार क्या करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेंगे कहाँ पे, रूरल एरिया के अंदर, थ्रू दरोगा सिस्टम, ठीक है, दरोगा सिस्टम। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया भाई, ठीक है, पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। सेकंड है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो के पास इनिशियली क्या था, रेवेन्यू पावर था और मजिस्ट्रेट पावर था, दोनों पावर था, दोनों पावर था। तो इस सिस्टम को बाद में क्या हुआ, बाद में जो है इसको अलग अलग कर दिया गया, ठीक है, अलग अलग कर दिया गया, ओके। एंड पुलिस एक्ट 1861 ये तो 1857 के बाद आया था, ठीक है। इट फॉर्मली एस्टेब्लिश्ड पुलिस एज अ सेपरेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हेडेड बाय इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इन ईच प्रोविंस, मेकिंग द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न पुलिसिंग सिस्टम, ये राइट है, ठीक है। 1861 का जो एक्ट था उसके तहत क्या होगा, पुलिस का अलग डिपार्टमेंट होगा और उस डिपार्टमेंट को हेड किया जाएगा इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के द्वारा, पुलिस के द्वारा, ठीक है, ये बिल्कुल राइट है। तो पढ़िए जरा, वॉरेन हास्टिंग एबॉलिश्ड द पुलिसिंग फंक्शन ऑफ जमींदार, ये गलत है, ठीक है, उन्होंने इसको रिफॉर्म किया, ठीक है, रिफॉर्म किया। तो दरोगा क्या करेगा, दरोगा सिस्टम के द्वारा जो है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जाएगा रूरल एरिया के अंदर। ड्यूरिंग एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ लॉर्ड कॉर्नवालिस डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कंबाइंड द ड्यूटी ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन एंड पुलिस ड्यूटी एडमिनिस्ट्रेट, ये राइट है, ये राइट है। पुलिस एक्ट 1861 एस्टैब्लिश्ड पुलिस ऑर्गेनाइजेशन एज सेपरेट डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट, ये भी राइट है, दो तीन राइट हो। लास्ट क्वेश्चन, तो आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1857, ठीक है, इसमें से कौन सा मेजर, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर डिड ब्रिटिश गवर्नमेंट इंप्लीमेंट टू सप्रेस नेशनलिस्ट सेंटिमेंट अमंग द इंडियन सोल्जर, ठीक है, यानी जो इंडियन सोल्जर है उसके अंदर जो नेशनलिज्म की भावना थी उसको सप्रेस करने के लिए ब्रिटिश ने कौन कौन सा स्टेप लिया, ठीक है, स्टेप लिया, क्लियर है। तो ब्रिटिश के द्वारा कौन सा स्टेप लिया गया टू सप्रेस नेशनलिस्ट सेंटिमेंट अमंग इंडियंस अपॉइंटेड इन ब्रिटिश आर्मी, ब्रिटिश पुलिस फोर्स। इंडियन सोल्जर वे प्रमोटेड टू ऑफिसर रैंक टू फोस्टर अ सेंस ऑफ इंडेटनेस एंड लॉयल्टी टू ब्रिटिश, बिल्कुल गलत है, ठीक है, बल्कि जो इंडियन सोल्जर है उसको सस्पिशन के निगाह से देखा गया, क्लियर है। तो जो जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन होता है, स्ट्रेटेजिक पोजीशन है, वहां पे इंडियन को अपॉइंट नहीं किया गया, ठीक है, अंडर इंडियन पुलिस एक्ट 1861, ये गलत है। द गवर्नमेंट डिस्करेज कम्युनल कास्ट और रीजनल लॉयल्टी अमंग सोल्जर्स, ये गलत है, गवर्नमेंट ने इनकरेज किया, ठीक है, गवर्नमेंट ने इसको इनकरेज किया, ठीक है। तो 1857 के बाद क्या हुआ कि 1857 में दो पॉलिसी आई, ठीक है। तो पहला पॉलिसी आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, क्लियर है, तो पहला पॉलिसी आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 और एक बैकडोर पॉलिसी आया गवर्नमेंट का जिससे कि कम्युनलिज्म को और बढ़ावा दिया गया, उस पॉलिसी का नाम था डिवाइड एंड रूल, डिवाइड एंड रूल। तो गवर्नमेंट ने इनकरेज किया कम्युनल कास्ट और रीजनल लॉयल्टी अमंग सोल्जर्स, यानी कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, कास्टिज्म, इसको बढ़ावा दिया, ठीक है। एक्सेस टू न्यूज़पेपर एंड जर्नल वे रिस्ट्रिक्टेड फॉर द सोल्जर्स, बिल्कुल राइट है, ठीक है, ये बिल्कुल राइट है, ये गलत है, ठीक है, तो इसका आंसर होगा 3, तो 3 राइट। तो थैंक यू फॉर योर पेशेंस। एक बार थोड़ा हम बात कर लेते हैं टेस्ट के बारे में, क्या लिखा हुआ एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिएगा। तो हमारे टेस्ट सीरीज है, इसके अंदर टोटल 30 टेस्ट है, यूपीएससी प्रीलिम्स टेस्ट के अंदर जो है टोटल नंबर ऑफ टेस्ट है 30। इफ़ यू वांट यू मे ज्वाइन दिस टेस्ट सीरीज, ओके। इसमें 12 टॉपिक वाइज टेस्ट है, 12 फुल लेंथ टेस्ट है और 6 टेस्ट सेट 2 का है, पोस्ट टेस्ट डिटेल एनालिसिस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस, ओके। इसके अलावा आप टेस्ट के डिस्कशन को ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। इवेल्युएशन जो है आपको यूपीएससी लेवल का होगा, ओके। टेस्ट के 10,000 है और टेस्ट सीरीज जो है दैट बिगिन फ्रॉम 12 अक्टूबर, अभी से 5वां 6ठा टेस्ट चल रहा है, इट इज कंटिन्यूइंग ऑन। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर योर पेशेंस। हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 51 टू क्वेश्चन नंबर 100, ओके। सो थैंक यू।